नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए, तो जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इनमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा इसे भी विशेष रूप से ध्यान देते चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर जो क्वेश्चन है उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है डिस्कस करता हूं। इससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, साथ ही याद रखने में भी सहूलियत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है, सिक्किम के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य उनके संरक्षक कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। आप कंचनजंगा के बारे में सही सोच रहे हैं, माउंट कंचनजंगा की ही बात हो रही है ना। तो सिक्किम में जो है लोग माउंट कंचनजंगा को अपने संरक्षक के तौर पे पूजते हैं। तो इनके सम्मान में एक नृत्य किया जाता है, इनका नाम है चुफाट, है ना। ये चुफाट नाम का नृत्य जो है ये सिक्किम में लोगों के द्वारा करा जाता है। किसके सम्मान में? तो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में। तो ये भी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि सिक्किम में कंचनजंगा के सम्मान में जो है कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चुफाट आंसर हो गया। इसके अलावा सिक्किम के कुछ अन्य त्योहार देख लेते हैं। सिक्किम का अन्य त्योहार आपका लोसांग है, एक है लोसार। तो लोसार अलग स्टेट में होती है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और आपका लद्दाख में हो सकता है क्या, लोसार। लेकिन सिक्किम में कौन सी होती है? लोसांग। ठीक है, सिक्किम के अंदर एक और त्योहार होता है सागा दावा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, सागा दावा। सिक्किम की स्थापना की बात करेंगे, इंडिया में 1975 में हुआ था। भारत का ये 22वां स्टेट बना था और इसके लिए जो अमेंडमेंट की गई थी संविधान के अंदर, ये जो है 36वें नंबर की करी गई थी। इसके अलावा उधर के कुछ और नृत्य जैसे थांगटा, थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट का फॉर्म है, थांगटा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मणिपुर से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, मणिपुरी मणिपुर का ही है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा नया त्योहार में कचई लेमन फेस्टिवल, ये भी आपका जो है मणिपुर में ही होता है, कचई लेमन नींबू वाली त्योहार, है ना, तो ये भी होता है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने आपको दो त्योहार का नाम बताया था, अगर आपको याद हो। एक त्योहार का नाम है सालुंग त्योहार, है ना, सालुंग त्योहार, और एक त्योहार का नाम है मोपीन त्योहार, है ना। इसके अलावा मैंने लोसार कंबाइंड रूप से बताया ही है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ये तीन त्योहार भी नाम रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नाम पर, और मुखौटा नृत्य भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुखौटा नृत्य को ही युद्ध नृत्य कह देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, युद्ध नृत्य जो है ये मुखौटा नृत्य को ही कह देते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा लाहो, लाहो नृत्य जो है ये मेघालय में जो है मनाया जाता है, करा जाता है। मेघालय के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है बांग्ला फेस्टिवल, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बांग्ला महोत्सव। बांग्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये आपका मेघालय के अंदर होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, है ना, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो रेसिडुअल पावर है का विचार जो है, की धारणा जो है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो ये आपका आंसर है कनाडा। कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्ति की जो है बात करी गई है। अच्छा, अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के सूची का वर्णन है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है। इन तीनों सूची के अंतर्गत ऐसा जो विषय अब तक शामिल नहीं किए गए उसे हम अवशिष्ट शक्ति कह देते हैं, और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है ना, यानी केंद्र को दिया गया है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्ति क्या है ये समझ गए। अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिए गए हैं? तो कनाडा के जो है संविधान, वहां से इनका प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा कनाडा से और क्या क्या हमारे संविधान के अंदर ग्रहण किए गए हैं? तो ये एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था जो है ये भी कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये भी आपका कहां से लिया गया है?
कनाडा से लिया गया है। अच्छा, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं भैया? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और ये राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं ये कब तक अपने पद पर जो है जो आसीन रहते हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का जब तक विश्वास प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं कौन? गवर्नर। और गवर्नर जो होती है ये आपका राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान भी होता है, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकारीय क्षेत्र की वर्णन है ये भी व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से ही ग्रहण करा गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों ही चीज कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक विषय किस सूची में है, तो आपका आंसर होगा कि संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय है, तब स्थान आता है राज्य सूची का, और सबसे कम विषय है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ये दोनों ही ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 के तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। तो ये सभी बात जो संविधान में कहां कहां से क्या लिए गए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी बार के एमटीएस में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? देखिए, ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA की स्थापना कब की जाती है? 1876 में। और कहाँ पर की जाती है? तो कोलकाता के अंदर। देखिए, इसी संस्था को बाद में INS इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के रूप में जो है बदल दिया गया था। ठीक है। तो कांग्रेस की जो बेसिक जड़ है ये इसी को माना जाता है, INA को, जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है। बाद में ह्यूम के द्वारा 1885 में एक अलग संस्था कांग्रेस बना, लेकिन ये इसी में विलय हुआ था, तो कांग्रेस का जड़ जो है इसी संस्था को माना जाता है। ठीक है। एक आपने हसरा का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा करा गया था, दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है। ये जो हसरा है ये HRA का ही बदला हुआ रूप है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इसके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में करा गया था। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो हैं ये कौन है? तो हेनरी विवियन डिराजियो। इसे जरूर ध्यान रखें, VVI करके रखें। जो भी फैक्ट बताता हूं दोस्तों, कोई भी हवा में नहीं होती, हवा में नहीं होती। ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देने वाले फैक्ट हैं। आप किसी भी एग्जाम या कोई भी, अगर आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे तो इसका फायदा आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मतलब संचालन करता थे ये एनी बेसेंट और तिलक हैं। वैसे ओवरऑल थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक किसे कहा जाता है? तो मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अलकाट को। ठीक है। लेकिन ये भारत के बाहर, भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े रहे? तो एनी बेसेंट और तिलक। देखिए, एनी बेसेंट और तिलक जो है होम रूल आंदोलन से भी जुड़े रहे, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? देखिए, सबसे पहले कृष्णा नदी ये किस भाग का नदी है? तो ये वेस्टर्न रीजन का नदी है, पश्चिमी घाट से प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकल गई। इसके बाद ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर आंध्र
प्रदेश में थोड़ी देर फ्लो होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है ना। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट नदी कौन है भाई? तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट कहना सही रहेगा। गोदावरी जो है सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और सेकेंड जो है कृष्णा है। लार्जेस्ट भी सही रहेगा क्योंकि बड़ी के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना। इसके अलावा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बता दिया, महाबलेश्वर से। ये किस श्रेणी की नदी है? पश्चिमी घाट की। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किस किस राज्य से प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ठीक है। कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये कुंडली नदी है, कोयना नदी है, वर्णी नदी है, मूसी नदी है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सभी के सभी जो है कृष्णा के सहायक नदियों में से हैं, है ना। अभी अभी आपके एमटीएस में ही पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है ना। तो जो आपका महानदी है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, महानदी उड़ीसा से होकर फॉलो होती है और महानदी पर ही आपका हीराकुंड डैम है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है ना, लॉन्गेस्ट डैम है। देखिए लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट में फर्क होता है। ये लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड है ना। इसके अलावा हाईएस्ट डैम टिहरी है ना। टिहरी जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे। और हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम जो है गुरुत्व बांध जो है ये आपका भाखड़ा है। तो इन तीनों में थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिएगा। सबसे हाईएस्ट वाला पूछे ऊंची जल परियोजना तो आपका जो है टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध परियोजना। सबसे ऊंची गुरुत्व बांध परियोजना तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। सबसे लंबी बांध परियोजना तो हीराकुंड बांध परियोजना, है ना। ये महानदी का नाम आ गया कि तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसके लिए इतना एक्स्ट्रा फैक्ट निकल कर आ गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है। मैंने इसके बारे में एक छोटा सा कोड बनाया था और आप लोगों को बताया भी था। सम गो का, है ना, सम गो का। इस प्रकार से मुझे आज से नहीं, ये करीब 12-13 साल से याद है। आप लोग भी याद कर सकते हैं, फनी है लेकिन काम का है। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी, इसके अलावा गंगा। ये सभी के सभी नदियां जो हैं आपके बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से हैं। इनके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से है। ताप्ती जो है खंभात के खाड़ी के पास गिरती है। ठीक है, तो ये सभी कुछ बात यहाँ से जो है नदी को लेकर यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे। अच्छा, पहला नदी घाटी परियोजना सब दिन बता देते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना थी पहला 1948 में इंडिया के अंदर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई बता दे कि भैया टिहरी डैम जो है इसमें किसके सहयोग से जो है बनाया गया था, तो यहाँ भी रूस की सहयोग से बनाया गया था। जिस प्रकार से आपने 3 फैक्ट्री में 3 नहीं 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड करे होंगे कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट लगा था ये किसके सहयोग से, तो ये इंग्लैंड के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक पढ़ा होगा कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक भिलाई पढ़ा होगा, तो भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से। इसके अलावा आपने एक पढ़ा होगा यहाँ पे बोकारो भी रूस के सहयोग से, है ना। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की सितंबर 2022 में बैठक में किस देश को 9th सदस्य के रूप में चुना गया था, है ना। देखिए सितंबर 2022 की बात है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। ये यहाँ पे ईरान को 9वें सदस्य के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। कहाँ पर, है ना, संघाई SCO के अंदर। संघाई का जो है सहयोग संगठन वाला कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जिसकी बैठक अभी अभी हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, है ना, सितंबर 2022 के अंदर। तो यहाँ पे ईरान को जो है एज ए सदस्य के रूप में चुने जाने की बात करी गई, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आए। संघाई सहयोग संगठन 2022 की डायरेक्ट बैठक ही पूछ ले तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, है ना, समरकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर शहर है। अच्छा भैया, एक देश की राजधानी बदल गई है, नूसंतारा हो गई है इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता से, है ना। तो इसे भी ध्यान रखें, जाकार्ता से नूसंतारा हो गया है इंडोनेशिया की राजधानी। अभी कुछ ही साल पहले जो आपने श्रीलंका की राजधानी को बदल दिया था, है ना, से कोलंबो से श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा कर दिया था। उसी प्रकार से इंडोनेशिया भी अपनी राजधानी को जो है काया पलट करा है। ठीक है, SCO की स्थापना की बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन की, तो 2001 में होती है और इसकी हेडक्वार्टर जो है ये आपका चाइना के बीजिंग में है। इसके अलावा NDB जो मैंने कल ही बात करा था कि NDB को नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक
बैंक भी बोलते हैं, और ये ब्रिक्स की बैंक है, जो ब्रिक्स जो देश हैं इनके बैंक हैं, और इनका मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन के अंदर है। और अभी अभी इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये डिल्मा राउसेफ बने हैं, डिल्मा राउसेफ जो है ये ब्रिक्स के अध्यक्ष बने हैं, जो ब्राजील के भूतपूर्व नेता हैं, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा था। देखिए सती प्रथा को इंडिया में समाप्ति जो है 1829 में मानी जाती है विलियम बेंटिक के द्वारा, और राजा राम मोहन राय जिसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है इनके प्रयास से, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत काल में सती प्रथा को जो है रोक लगाने के लिए किसने कदम उठाए, तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक यात्री आया था भारत, इनका नाम था इब्न बतूता। ये मोरक्को से आए थे और इन्होंने एक किताब भी लिखा जिनका नाम है रेहला, है ना। इसके अलावा दीवान ए कोही उस सल्तनत कालीन की एक व्यवस्था होती थी, एक इकाई होती थी, एक ब्रांच होती थी, दीवान ए कोही। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करा था, और ये किससे रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर से, कृषि से, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने दीवाने बंदगान, दीवाने, है ना, दीवाने बंदगान था, दीवाने खैरात था, ये सब जो है फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो यहाँ पे हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। नहर निर्माण की जो सर्वप्रथम कार्य किया था सल्तनत काल में, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश के संस्थापक भी हैं। देखिए तुगलक वंशी वो वंश है जो सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन करा था, लॉन्गेस्ट जो है इनका टर्म रहा था। इसके अलावा बड़े पैमाने पे जो नहरों का निर्माण करवाया था ये फिरोज शाह तुगलक था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का जो अंत है, जो इस क्वेश्चन का बेस है यहाँ पे कि सती प्रथा का जो है कौन शासक ने जो है सल्तनत काल में जो है प्रयास करा था, तो यहाँ पे बेस है इसका, तो इसके बारे में ये बताना जरूरी था। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा करा जाता है। उस समय के अंग्रेज होते हैं, और किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। राजा राम मोहन राय जो है देखिए ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी 1828 में, और ये कहां पर करी थी, तो कलकत्ता के अंदर करी थी, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे 1815 ईस्वी के अंदर। तो ये सभी बातों को राजा राम मोहन राय के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है ना। अच्छा, राजा राम मोहन राय का राजा का उपाधि किसने दिया, ये क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ठीक है। तो ये अकबर सेकेंड ने दिया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अम्मा योजना किस राज्य की सरकारी पहल है। देखिए अम्मा योजना जो है ये सिक्किम राज्य की सरकारी पहल है। दोस्तों दिल दहला देने वाली घटना घटी है, ये तो आप भी जानते हैं, इंडियन रेलवे के अंदर काला दिन, है ना, बालासोर के अंदर, है ना, ये आप सभी जानते हैं। तो समझते ही हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही है, और आजकल थोड़ा प्रेशर भी है हमें, तो इसीलिए सीजीएल की प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो जो है आजकल हम नहीं ला पा रहे हैं। तो 1-2 दिन में ड्यूटी जब नॉर्मल होती है तो हम ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक जो है सीजीएल वाली प्रैक्टिस सेट उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और पीडीएफ वगैरह हैं वो भी देखते रहिएगा, है ना। और ये भी वीडियो अटेंड कर सकते हैं जो सीजीएल के बच्चे हैं, इनमें भी कोई खराबी नहीं है, ये भी क्वेश्चन उच्च लेवल के ही हैं। और आप जानते हैं जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है हमारी फैक्ट, तो आप जो है पढ़ सकते हो। 1-2 दिन दे दीजिए, जो भी वीडियो के लिए फरमाइश कर रहे हैं एचसीएम की वीडियो वगैरह के लिए, तो 1-2 दिन में मेरी मॉर्निंग ड्यूटी खत्म हो जाएंगी, इसके बाद में हम आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अम्मा योजना किस राज्य की सरकारी पहल है, तो ये आपका सिक्किम की सरकारी पहल है अम्मा योजना। अम्मा योजना, वात्सल्य योजना, ये सभी सिक्किम राज्य के ही ये दोनों योजनाएं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अम्मा योजना में क्या होती है, तो अम्मा योजना में जो बेरोजगार माताएं हैं, जो महिलाएं हैं बेरोजगार, है ना, उनके पास कोई काम नहीं है और आय की कोई मतलब जरिया नहीं है डायरेक्ट, है ना, यानी जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उनको 20,000 रुपया जो है वार्षिक मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा वात्सल्य योजना क्या है कि जिन माताओं को, यानी जिन महिलाओं को, है ना, माता तो बनी ही नहीं, जिन महिलाओं को मतलब निसंतान है, जो महिलाएं निसंतान है, तो उनको जो आप आईवीएफ होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, उनकी इलाज या फिर सहायता लेने के लिए 3 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करा जाएगा। ये भी सिक्किम की ही पहल है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फोटोग्राफी में हाइपो सोल्यूशन का भी प्रयोग किया जाता है। कई दफा तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से हाइपो सोल्यूशन किसे कहा जाता है,
तो आप कहोगे सोडियम थायोसल्फेट को जो है ये हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है या तो कैडमियम का या तो बोरोन का, कैडमियम और बोरोन का जो है प्रयोग किया जाता है आपके नाभिकीय रिएक्टर में, है ना, नियंत्रक क्षार के रूप में। ठीक है, इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ही जो है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल या ग्रेफाइट का। अब भारी जल के बारे में भी कुछ जानना है आपको, भारी जल का सूत्र भी पूछा जाता है, D2O होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम, है ना, तो इसी में से जो है डी को लेके आपका भारी जल का निर्माण ड्यूट्रियम ऑक्साइड, है ना, मतलब D2O, है ना, ये आपका जो है भारी जल, ड्यूट्रियम ऑक्साइड नहीं होगा, D2O जो है ये आपका जो है भारी जल का सूत्र है ना। और ग्रेफाइट के बारे में भी आपको जानना है कि ये अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी, है ना, गुड कंडक्टर है, विद्युत के सुचालक होते हैं और इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में भी होता है ग्रेफाइट का। इसके अलावा जो है जो कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो ये 2 मेन अपरूप है। वैसे तो कार्बन हर जगह होते हैं, जो आप मुंह में क्रीम लगाते हैं वो भी किसी न किसी कार्बन का ही फॉर्म है। इसके अलावा कोयला वगैरह हो जाएगा, फुलेरीन वगैरह हो जाएंगे, ये सब जो है कार्बन के ही अपरूप है। लेकिन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये आपका ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के 2 मूल मतलब अहम अपरूप है। इसके अलावा सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, तो किरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है ना। उसी प्रकार से पोटेशियम का भी आपसे पूछ देता है, तो पोटेशियम को जो है जल में डुबा कर रखा जाता है। इसके अलावा यसद लेपन या यस्दीकरण या जो है गैल्वेनाइजेशन, तो इसमें जो है किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, लोहा के ऊपर, तो जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचने के लिए। देखिए लोहा पर अगर जंग लगा हो तो उसका वजन बढ़ता है कि घटता है, तो आपको लग रहा होगा कि घटता है, लेकिन वजन बढ़ जाता है जंग लगी हुई लोहा को, है ना। अब ये बहुत नगण्य मात्रा में बढ़ता है, ऐसे नहीं कि आपके सरिया में जो घर बनाने वाला सरिया है उसमें जंग लग गया तो 5 किलो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत नगण्य बढ़ता है लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी के सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक विचलन दर्शाने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका जलवाष्प है, ये सबसे अधिक विचलन दर्शाता है ग्रीन हाउस गैसेस में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत लिखा गया है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, तो N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। इसे हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। एक बार CGL ने क्वेश्चन करा कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो एक ऑप्शन था शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा मतलब जो आपका सर्जन वगैरह होते हैं, जो ऑपरेशन वाली जो चिकित्सा पद्धति होती है, उसके अंदर इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक मतलब जो है शांत करने के लिए, नशा के रूप में, जो बेहोशी की स्थिति पैदा करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है अग्निशामक में किया जाता है, आग बुझाने वाली जो भी मटेरियल बनते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है, या फिर जो आग लगती है तो डायरेक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाया जाता है। इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काम के हैं। आज हमने जो है किस धातु का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट रखा है। बहुत दिन मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा चीज कैसे बनाया जाता है। कभी कभी मैं केमिस्ट्री के ऊपर ले लेता हूं कि भाई किसको रसायन की भाषा में क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले थे, तो देखिए महाराष्ट्र को 56 स्वर्ण पदक मिले थे। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम से तीसरी बार भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम के सभी प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के 8 शहर में कराए गए थे। देखिए अभी जो एग्जाम गया था आपका HCM CRPF का, है ना, CRPF का नहीं जी, अभी GD का एग्जाम, CHSL का, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये MP के कितने शहरों में कराए गए, तो ऑप्शन थे 8 राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र को सबसे अधिक 161 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 56 वो गोल्ड है, और गोल्ड घटा दीजिएगा 161 में से तो ब्रॉन्ज आ जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ 161 पदकों के साथ, दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है 128 पदक के साथ, है ना, और तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम
गेम 2021 वाला जो हुआ था, यानी चौथा संस्करण, ये आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जहां पे हरियाणा ही विनर हुए थे। ठीक है, इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था, तो और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन असम में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आप खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है डाटा अपने पास जरूर रखें एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर। ठीक है, विश्व के सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था, है ना। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लगाई गई थी। जीएसटी से संबंधित जो संशोधन है ये बहुत बार पूछा गया है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है। तो ये तीनों चारों संविधान संशोधन जो 101, 102, 103, 104 है, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स का उदाहरण है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी सर्वप्रथम भारत के अंदर किस राज्य में लगाया गया था? तो सबसे पहले असम के अंदर लगाया गया था। जीएसटी का मैक्सिमम रेंज जो है इंडिया के अंदर ये 28% है, और जो लॉटरी वगैरह इंडिया मतलब किसी को लग जाता है तो इसमें 28% फिक्स रेट है कि आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ जीएसटी से संबंधित, है ना, आपकी जानकारी। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित एक संविधान में आर्टिकल भी क्रिएट है 279A, ये जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है जीएसटी परिषद से। ठीक है, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो भैया भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं ना, ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त 2022 में आयोजित कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल के खिताब किसने जीता? देखिए, अगस्त 2022 में कनाडा ओपन 2022 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। कौन? सिमोना हालेप ने। कनाडा ओपन 2022 में पुरुष एकल के खिताब पाब्लो कैरेनी ने जीता है। पाब्ले करेनी, करेनी नहीं करेनो है ना, करेनो है ये, पाब्लो करेनो, इस प्रकार से नाम है इनका। ये पुरुष एकल में कनाडा ओपन 2022 के विजेता हैं, और कनाडा ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता सिमोना हालेप हैं। ठीक है, अमेरिकी ओपन भी पूछी गई थी, तो अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल में विजेता कार्लोस अल्कारेज है। ये अभी तक नहीं पूछा गया है। महिला ओपन अमेरिकी में पूछा गया है ना, कि अमेरिकी ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक को पूछा गया था। अभी आपका जो है कार्लोस अल्कारेज बचा हुआ है, यानी पुरुष एकल वाला पूछा जाना बाकी है। इसके अलावा ग्रैंड प्रिक्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि हाल फिलहाल में जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुए ना, उसके 70 से 80% के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टापेन है। इनके किस्मती बड़े अच्छे हैं भाई, है ना, जहां जाते हैं जीत जाते हैं, है ना। तो अभी देखिए मैक्स वर्स्टापेन जो है कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं हाल फिलहाल में। सबसे पहले अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये भी मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2022, यूएसए ग्रैंड प्रिक्स 2022, और 2022 में जो वर्ल्ड फार्मूला 1 जो चैंपियनशिप हुआ है, इसके भी विजेता मैक्स वर्स्टापेन ही है। तो यहाँ पे 6 ऐसे खेल हैं जो ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 रेस से संबंधित है, इन सभी के विजेता जो है मैक्स वर्स्टापेन है। तो आपको ऑप्शन छांटने में भी मदद करेगा, इनके अलावा अगर किसी और का पूछ दिया तो। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? देखिए, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष के कुछ अन्य पुस्तक हैं, द शैडोलैंड्स, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, द ग्रेट डिटर्जमेंट, है ना, जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं किसके हैं? तो ये आपके अमिताभ घोष के हैं। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। इसी फॉर्म में आपका अकबरनामा आ जाता है, इनका लेखक जो है अबुल फजल है। इसी फॉर्म में आपका बाबरनामा आ जाता है, बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर हैं। तो ये सब आपको लिखना है, मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, यूएनडीपी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा हूँ। मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आती है एग्जाम के अंदर, है ना। तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है? तो 132 रैंक जो है यूएनडीपी ने भारत को प्रदान करा है। विश्व हंगर इंडेक्स में जो है भारत का 107वां स्थान है जी, 107वां। ठीक
ठीक है। पहले जो है 101वां था, अब 6 स्थान खिसक के 107वां हुआ है हंगर इंडेक्स लेटेस्ट वाला, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बजट सत्र 2023-2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये जो बजट अभी करंट चल रहा है 2023-2024, इसमें जो है राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट जो है ये जीडीपी का कितना परसेंटेज रहने का जो है बात करी गई है। तो आपका 5.9% जो है रह जाने की बात करी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है। देखिए पुडुचेरी जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात सेक्स रेशियो आपका कहाँ का है, पुडुचेरी का है। तो पुडुचेरी का 1037 जो है यानी 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं जो है पुडुचेरी के अंदर है। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है ये आपका धन विधेयक को परिभाषित करती है, धन विधेयक से संबंधित है ना। धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला साहब, इन्होंने ही मतलब जो भी रहेंगे स्पीकर उस समय जब ये पेश किया जाएगा, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं, तो फिलहाल ओम बिरला साहब इसे जो है जज करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक कहां पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा के अंदर किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इनका हेड जो है इनको प्रस्ताव मतलब इनको वेरीफाई करके जो है मतलब टैग करते हैं कि ये है या है नहीं, तो यहीं पेश किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 148 सीएजी कैग से संबंधित है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी से संबंधित है। ये जो भी पोस्ट है 148, 280 और 76 में, ये सभी की नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये थे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, एनालिसिस वाली वीडियो प्रोवाइड कराया, आई होप आप अटेंड किए होंगे। और जो बचे खुचे दिन हैं सेकेंड फेज की एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यानी 13 जून से पहले जो भी हो पाएगा मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसे भी आप देखेंगे ऐसा आशा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पीडीएफ हम पर डे अर्ली मॉर्निंग जो है आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। जो कुछ बच्चे बिहार एसआई जैसे रितु, प्रियंका, ये सब कुछ बच्चे हैं जो बिहार एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है या फिर आ गई है उसके हेतु जो है प्रैक्टिस सेट में जीके की डिमांड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम को देख के जो है डिसाइड कर पाएंगे। वैसे मैं ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा दिन टाइम दीजिए, 2-4-5 दिन, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का जो है दिक्कत चल रहा है, इसीलिए सीजीएल वाली वीडियो भी 2 दिन से नहीं आ रही है। कल से रेगुलर करने को सोचेंगे फिर से। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को नष्ट करने को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए लैंडस्केप बाय वेरियस एजेंट्स सच एज वाटर, वाइंड, स्नो इज कॉल्ड। देखिए इस प्रकार की जो घटना होती है जिसमें कौन कौन रोल ले सकते हैं, तो पानी, हवा, बर्फ ये सब रोल लेते हैं। तो ऐसी घटना जिसमें भाई क्षति पहुंचती है परिदृश्य को, तो इसे कहा जाता है अपर्दन, इरोशन, ठीक है। अपर्दन कहा जाता है, इरोशन कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन में दिया रहता है कि भाई अपर्दन के, और इस प्रश्न कैसे बन सकता है, अपर्दन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारण में तो भैया सबसे बड़े कारण है कि जंगलों की कटाई, है ना। जंगलों की कटाई यानी पेड़ पौधे की कटाई भी बहुत बड़ी कारण है अपर्दन के अपर्दन में, ठीक है, इरोशन में। इसके अलावा जो एक मानव निर्मित कारण है अतिचारण। अतिचारण आपने गांव घर में देखा होगा कि जो परती परांत वाला जगह होता है, बंजर, खास करके नदी के किनारे ये जगह होता है ना। तो ऐसे बंजर वाले स्थान में बहुत सारे मवेशी जो है चरने का काम करता है, या फिर जंगली जो गधा वगैरह हैं या फिर कोई और जानवर है वो भी आते हैं चरने के लिए। तो इनसे क्या होता है, उनके खूर से जो है मिट्टी भुरभुरा हो जाता है और हवा द्वारा वो मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो ये भी एक अपर्दन की जो है कॉज है ना।
तो ये समझने के लिए था। बाद बाकी अपर्दन क्या होता है इस क्वेश्चन से स्पष्ट है ना। और कौन कौन भाग लेते हैं, तो पानी, हवा, बर्फ लेते हैं भाग। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा तो ऑप्शन में भूस्खलन जरूर डालेगा। अब भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड। तो ये क्या हो जाती है कि भाई जब आप देखेंगे कि पृथ्वी अपने जगह से जो है खिसक जाती है ना, इसे लैंडस्लाइड बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, भूस्खलन, है ना। तो ये आपका जो है पृथ्वी एक जगह अपने जगह से खिसक जाती है, खास करके पहाड़ी इलाकों में होती है, जिसमें आपको पिक्चर में काफी दिखाया जाता है कि आगे का रोड ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, भूस्खलन हो गया, है ना। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा अवसाद क्या होती है कि मान लीजिए नदी वगैरह है, तो ये जो फ्लो हो रही है, तो इसमें अपने साथ पानी के साथ बहुत सारे निक्षेप को जो है मिला करके लाया है। जहां पर ये नदी की वेलोसिटी यानी वेग जो है कम हो जाएगी, है ना, वेग जो है कम हो जाएगी, है ना, तहां पर ये जो मतलब इसमें घुला के लाया है मतलब जो भी निक्षेप है, ये बैठना स्टार्ट कर देता है इनके सतह पे, इसे ही अवसाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। वैसे भी नदी के द्वारा जो लाया जाता है अवसाद, है ना, तो ये कई प्रकार के चीज हो सकते हैं। मतलब उसमें घुले मिले पदार्थ को अवसाद ही कहते हैं, और नीचे बैठ जाए तो बोलते हैं भाई अवसाद नीचे बैठा है ना। गांव घर में से गैद बोल देते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्मृति में कौन, मतलब किसके स्मृति में जो है त्योहार मनाया जाता है पंजाब में, या फिर खालसा पंथ की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मेमोरी ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ किसके द्वारा बसाया गया था, या शुरू किया गया था, या स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर होता है जी गुरु गोविंद सिंह। ये किए थे आपका 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह साहब सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु थे, है ना। सिख धर्म के प्रथम गुरु कहेंगे तो गुरु नानक साहब हो जाएंगे, किधर के इधर। गुरु नानक साहब जो है सिख धर्म के संस्थापक या प्रथम गुरु हैं। अंतिम गुरु जो है ये आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, जो 10वें गुरु भी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस फॉर्म में आपको जैन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं ये आपका ऋषभ देव थे जी, है ना, ऋषभ देव। और अंतिम या 24वें कौन थे, तो भगवान महावीर थे। तो ठीक है, तो इनमें क्रम से पूछ लेते हैं, जैन धर्म और सिख धर्म। ठीक है, तो आपका जो है ये बैसाखी की त्योहार मनाई जाती है जी खालसा पंथ के याद में, स्मृति में, या फिर जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बसाया गया खालसा पंथ की स्मृति में। जो भी कहिए, जैसे लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। ये क्वेश्चनों का सारा लैंग्वेज मेरा बनाया हुआ होता है, जो साधारण से साधारण भाषा में होता है, ये आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना कौन किया, कब किया, ये आप समझ गए। इसके स्मृति में कौन सी त्योहार मनाई जाती है, बैसाखी, ये भी समझ गए। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक साहब। अंतिम कौन थे, गुरु गोविंद साहब, ये भी समझ गए। गुरु गोविंद साहब की जन्म जो है बहुधा पूछे जाते हैं। तो गुरु गोविंद साहब का जन्म जो है ये बिहार के निकट पटना में एक और स्टेशन है पटना साहिब, है ना, पटना साहिब में हुआ था। यहाँ पे पटना को काट दीजिएगा, है ना, पटना साहिब कर लीजिएगा। और जो आपका इनके समाधि हैं गुरु गोविंद सिंह साहब का, तो ये आपका कहाँ पे है, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान जरूर रखेंगे गुरु गोविंद साहब के बारे में, जन्म कहाँ होती है और इनकी समाधि कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा जो पंजाब में और भी त्योहार होते हैं जी। आप पंजाब में 2 नृत्य भी होते हैं, वहां से भी काफी सारे आए समय में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। एक तो आपका गिद्धा और भांगड़ा में पूछा गया अंदर जाके थोड़ा सा, कि गिद्धा और भांगड़ा क्या होती है। तो गिद्धा में जो है महिला डांस करती है, और भांगड़ा में जो है खाली पुरुष डांस करते हैं पंजाब के अंदर, है ना। पंजाब के अंदर एक लोहरी फेस्टिवल भी होती है। पंजाब के अंदर एक भांड नृत्य भी होती है ना, भांड नृत्य, है ना, भांड नृत्य भी होती है पंजाब के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और मैं यहीं पे एक बताया था जी आपको, एक पाथेर भांड नृत्य है ना, पाथेर भांड। तो ये जो है पाथेर भांड, ये जम्मू कश्मीर में होती है। तो इसे मैं याद रखने का तरीका बताया था कि जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी वगैरह होते रहते थे, अब नहीं होते हैं, है ना। तो इसे से आप याद रख सकते हैं, पाथेर भांड है जम्मू कश्मीर का, खाली भांड है पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा दोनों पंजाब का, गिद्धा में लेडीज, भांगड़ा में पुरुष। और लोहरी भी पंजाब का, बैसाखी भी पंजाब का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये भांगड़ा नृत्य जो है हेम्प शब्द से लिया गया है, ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। हेम्प मीन्स भांग ही होता है।
चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोयले का जलना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बर्निंग ऑफ अ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस, मतलब किस अभिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया की उदाहरण। देखिए प्रतिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, रिडॉक्स, संयोजन, विघटन, है ना। तो इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा जो कोयला जलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं कोयला जो है का है क्या है, तो कोयला नाम के, लेकिन है क्या, तो कार्बन ही है जी कोयला, है ना। इसको जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में आप आग लगाएंगे, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ O2 लिखा है ना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, नहीं पूछता भैया लैंग्वेज में अगर लिखे तो बड़ा आश्चर्य फील होता है कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो भैया जल प्राप्त होता है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ जलाना बोला जा रहा है ना, जलाना बोला जा रहा है। और हम समझते हैं पानी से तो आग बुझाई जाती है, तो सीधे दिमाग पे अटैक करता है अगर पहली बार अभिक्रिया की समझ नहीं है तो, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, मतलब कोयला में अभी आग लग गई है, तो ये संयोजित होकर क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कोयला जलने से, है ना। और इस प्रक्रिया में जो है उष्मा की यानी हीट की जो है उत्पत्ति होती है, हम हीट के लिए जैसे जलाते हैं, है ना। तो ये जो है संयोजित हो गए जी, दोनों अलग अलग चीज आए और मिलके एक अलग चीज बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जब कोयला को जलाएंगे तो इसमें इस प्रक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपके उदाहरण भी लिखा है जो मैंने अभी मौखिक रूप से और लिख के भी समझाया, यही चीज आपका लिखा है C+O2 बराबर CO2। और अभी मैंने एक बात बताया था कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ जलाने पे कौन सा चीज बनता है, तो जल बन जाता है ना, H2O बनता है ना। इसके अलावा हमारा, अच्छा अब ये देख के कोई ये ना करे भाई कि H लिखे थे आप और O2 लिखे थे तो H2O कैसे बनेगा, तो अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए, ये भी मैं किसी एक वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिया है, हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो सबसे पहले तो इधर 2 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमें बैलेंस करना आना चाहिए। किसी 1 मिनट की वीडियो लेके मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है गिनती विधि से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अभिक्रिया के उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करती है ना, ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए एक ऑक्सीकरण एक रिडक्शन होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है ना, इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और एक आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसे रिडक्शन यानी अवकरण कहा जाता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया, यही चीज का जो अब रिएक्शन के लैंग्वेज में आएंगे तो देखिए बात बदल जाती है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखें कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की त्याग है ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन की जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है इसे अवकरण कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे नीचे वाले लाइन पे जरा गौर कीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन का निकासी होता है, निकासी मतलब हटाना, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है जी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना, ठीक है। इसके अलावा ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें निकासी हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, है ना, और रिमूवल हो जाएगा किसके, ऑक्सीजन का। तो ऐसी प्रतिक्रिया को अवकरण कहा जाता है। तो आई होप आप लैंग्वेज वाले में भी समझ गए, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिलेट करके जब इसे पूछा जाएगा तब भी आप बता देंगे, है ना। पहले वाले में क्या है, ऑक्सीकरण वाले में याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण वाले में ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसके अपोजिट हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। तो याद करने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए अच्छा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हट जाता है, अवकरण में ऑक्सीजन जो है हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रहेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। और जब यही अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक साथ कोई ऐसे चेन में होने लगे तो ऐसी ही यही अभिक्रिया को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखें। तो इस प्रश्न से आपने रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब अवकरण और ऑक्सीकरण साथ में चलते हैं तो ऐसे प्रोसेस को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अवकरण, त्यागने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ाव और हाइड्रोजन का अलगाव ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीजन का अलगाव मतलब हटना, इसे अवकरण कहा जाता है
है ना। कार्बन को यानी कोयला को जब हवा में जलाया जाता है तो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण किस अभिक्रिया के उदाहरण है, आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रखा है, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे में उपस्थित जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का संग्रहण करता है। देखिए आप जाइलम के बारे में कितना जानते हैं। जाइलम एक उत्तक होती है जो जनरली हम जानते हैं कि ये पेड़ पौधों में जो है जल सप्लाई का काम करता है, यानी वाटर सप्लाई का काम करता है। और एक आपका होता है जी फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक जो है फॉस से फ्लोएम और फॉस से फूड सप्लाई का काम करता है, यानी खाना वगैरह जो है पहुंचाने का काम करता है। आपने एक चीज जरूर सुना होगा कि मानव के जो आपका सीरा होता है, एक है ना सीरा और एक होता है धमनी, है ना, ये नस है सीरा और धमनी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सीरा में जो है अशुद्ध रक्त, यानी जो है जो मतलब अशुद्ध है, प्योर नहीं है, अशुद्ध रक्त अशुद्ध ब्लड का जो है मतलब जब बहता है उस मतलब सीरा से, और धमनी से जो है प्योर ब्लड जो है आपका जो है फ्लो होता है ना। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक जगह पे फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा का नाम आपने सुना होगा कि जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जाइलम यूं तो जल की जो है प्रवाह करते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट द ट्री प्लांट्स स्टोर फूड, है ना। जाइलम वैसे तो आपका जल का प्रवाह करता है जनरली वे में, लेकिन एक जाइलम का भाग है जाइलम प्रेंकाइमा, ये जो है आपका फूड का जो है प्रोसेस करता है, यानी संवहन करता है, फूड पहुंचाने यानी फूड स्टोर करता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का संग्रह कौन करता है। देखिए मानव शरीर में ग्लूकोज का संग्रह जो है ग्लाइकोजेन के रूप में लीवर करता है, कुछ मात्रा में वसा को भी स्टोर कर लेते हैं, कौन, लीवर। तो यहां से एक क्वेश्चन इस लैंग्वेज में शरीर के रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान रखें। अभी मैंने फुफ्फुसीय सीरा और फुफ्फुसीय धमनी भी बताया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध रक्त बहती है, वैसे सीरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इम्प्योर, है ना, अशुद्ध, है ना। इसके अलावा फुफ्फुसीय धमनी में कैसी रुक्त फ्लो होती है, तो इसमें जो है अशुद्ध, लेकिन धमनी खाली कहेगा तो प्योर ब्लड जो है धमनी में जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय में उल्टा। उसी प्रकार से अशुद्ध रक्त सीरा में फ्लो होती है, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा में उल्टा, है ना। तो समझ गए, है ना। इसके अलावा यहीं पर आपको जानना है कि मानव के जो हृदय होते हैं, हृदय ये कितने कपाट वाली होती है, तो 4 कपाट वाली होती है। कपाट को कहीं कहीं बाल्ब भी बोल देते हैं, कहीं कहीं चेम्बर भी बोल देते हैं, तो वो लिखने पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है आपका केस में मानव हृदय में। देखिए मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दिया है कि जो भी मैमल्स है, जो भी स्तनधारी है, स्तनधारी को आप कैसे परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो जो बच्चा देता है ना, जो बच्चा देता है वो स्तनधारी है ना। डायरेक्ट बच्चा देता है, अंडा नहीं देता, राइट। तो ये स्तनधारी है जी। हाँ, पुरुष भी स्तनधारी है भैया, ऐसे नहीं बोलना पुरुष स्तनधारी नहीं है, पुरुष भी स्तनधारी में आते हैं, है ना। तो ये स्तनधारी हो गया और पक्षी हो गया। तो ये जो है ये दोनों के दोनों जो है, एक तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये गर्म रक्त के प्राणी है, बहुत काम आएंगे जी, बहुत ज्यादा काम आएंगे, ये बात है ना। ये गर्म रक्त के प्राणी है। गर्म रक्त की प्राणी क्या होती है और शीत रक्त की प्राणी क्या होती है, मैंने समझा चुका है मगरमच्छ का उदाहरण लेके कि भैया गर्म रक्त की प्राणी क्या होती है कि कितनी भी ठंडी पड़ जाने दीजिए, आपकी इंटरनल बॉडी की टेम्परेचर जो है ना लगभग सेम ही रहेगा। आपको जो है बदलते हुए मौसम के अनुसार अपने आप को टेम्परेचर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है अंदर। और अगर ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शीत रक्त की प्राणी है ना, इसे जो है वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। मगरमच्छ वगैरह भी देखिएगा धूप सुखाता रहता है, गार्डन मतलब जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, है ना, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है, क्योंकि वो शीत रक्त प्राणी है ना। तो मैंने अभी क्या कहा, स्तनधारी और पक्षी ये दोनों गर्म खून के प्राणी है। साथ ही साथ इन दोनों में 4 बाल्ब या 4 कपाट या 4 चेम्बर वाली हृदय होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी रेप्टेलिया होती है, यानी जो रेंग के चलती है, सांप वगैरह, है ना, सांप वगैरह रेंग के चलती है ना, जो भी रेप्टेलिया में आ जाता है। आपको कछुआ भी तो रेप्टेलिया में आ जाएगा क्या, है नहीं भैया, कछुआ नहीं, है ना, ये सांप वगैरह, कछुआ तो एनिलिडा फाइलम में आता है ना, है ना।
तो ये आपका जो है रेप्टेलिया वगैरह है, ये आपका जो है इसमें 3 चेम्बर वाली हृदय होती है और ये ठंड रक्त के प्राणी होते हैं या फिर शीत रक्त के प्राणी होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद है जी, मगरमच्छ जो है ना, मगरमच्छ ये भी रेप्टेलिया में आ जाता है, लेकिन इसके जो है 4 चेम्बर वाली हार्ट होती है, ये अपवाद है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा, जैलम जल का और फ्लोएम फूड का संवहन पेड़ पौधे में जो है किया जाता है ना, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो एक फॉर्म से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को साथ में ही बताते चलूंगा, है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2022 में किसने शपथ ली? हु टूक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो जो आपका सीबीडीटी है, इनके अध्यक्ष के रूप में जो कौन चुने गए थे पिछले साल 2022 में और वर्तमान में भी वही प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, तो ये आपका नितिन गुप्ता साहब है। ये महापात्रा साहब का स्थान लिए थे, ठीक है, महापात्रा, है ना। तो नितिन गुप्ता जो है वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है मतलब चुने गए हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की स्थापना की बात करेंगे तो कब किया गया था? तो 1944 में सीबीडीटी की स्थापना की गई थी। एक देखिए इसी प्रकार का सीबीआईसी है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, है ना। इनके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये विवेक जौहरी साहब है, ठीक है, विवेक जौहरी साहब है। और इनकी स्थापना कब होती है भैया? 1964 में होती है। अगर आपको कोई कह दे कि भैया ये जो जीएसटी आजकल चल रही है, कहीं भी एक आइसक्रीम भी खरीदो तो जीएसटी लगा देते हैं, तो भैया ये किस प्रकार के टैक्स हैं? तो बता देना भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए। जैसे आपने एक साबुन खरीदा, इस पे 8 रुपए का दाम लिखा है जी, है ना, तो इस पे टैक्स पे तो कर रहा है, लेकिन आप कर रहे हो क्या डायरेक्ट? नहीं, जिनका ये कंपनी है ना वो कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन अनडायरेक्ट रूप से तो आप भी इसमें पैसा पे कर रहे हो, है ना। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जी, है ना, इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट आप नहीं दे रहे हो सरकार को, आप वाया दे रहे हो, ठीक है, तो इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो इनकम टैक्स होता है ये कैसा है? तो ये डायरेक्ट टैक्स है भाई, इनकम टैक्स आप ही कमाए और आप ही जो है सरकार को टैक्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिशियन इज नॉन एज सरोद सम्राट? देखिए सरोद सम्राट कोई सरोद वादक ही होंगे, उनमें से जो सबसे फेमस कैरेक्टर होंगे वही होंगे। तो उस्ताद अमजद अली खान को जो है सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बिस्मिल्लाह खां साहब है, शहनाई वादन में अपनी जो है महारत हासिल की है, उसी प्रकार से सरोद वादन में जो है आपका उस्ताद अमजद अली खान जो है महारत हासिल किए हैं। अब सरोद के कुछ अन्य कलाकार को देख लेते हैं, जैसे उस्ताद अमजद अली खान है ना। अच्छा, उस्ताद अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखें। आजकल पद्म भूषण पद्म विभूषण बहुत चल रहा है, खास करके म्यूजिशियन को लेकर कि फला को कब मिला था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए, तो आप जो है उस्ताद अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण याद रखेंगे। सबरी खां भी पूछा गया था, सुकूर खां, राम नारायण, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो है सारंगी से संबंधित है। इसी प्रकार अली अकबर खान, अमजद अली खान, उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, अयान अली खान, तो जो भी ये कैरेक्टर है यहाँ पे, ये सभी के सभी जो है आपके जो है अली अकबर खान, अमजद अली खान, उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, ये जो है आपका ये सारंगी से हो गया, ये भी सरोद से ही संबंधित है जी, है ना, ये सरोद से संबंधित है, ये सभी के सभी सरोद से ही संबंधित है। तो इनको जो है आप उस्ताद अमजद अली खान वाले स्लैब में ही रख लें, लगभग उसी प्रकार के सभी नाम है, आप देख लीजिए ना, अमजद अली खान, उस्ताद अल्लाउद्दीन खान, यानी खान वाला ज्यादातर है, ऐसा दिख रहा है ना, सरोद वाले स्लैब में, ठीक है। तो इन्हें भी मिला लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा एक सादा सा प्रश्न है, लेकिन ये CGL 21 में आया हुआ प्रश्न है ना। ये सादा प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन ये CGL 21 में आया प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब के डाल देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि संसद क्या होता है ना, लेकिन ऐसा ऑप्शन डालेंगे ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा एकदम, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड पार्लियामेंट, यानी संसद का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। इसके ऑप्शन में आपको बड़ी अटपटा सा रह सकता है, जिसमें एक ऑप्शन राष्ट्रीय विधायिका रहेगा, है ना, राष्ट्रीय विधायिका, तो ये सटेबल बैठता है संसद की जो है डिफिनीशन में, तो यही राइट आंसर होगी, है ना। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है, लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है, राष्ट्रीय विधायिका रहता है, राज्य विधायिका रहता है ना। तो आपको राष्ट्रीय विधायिका को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा इसकी एक और आंसर हो सकती है जी, संसद क्या है,
तो संसद में एक और आंसर आप दे सकते हैं कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की जो है मिली हुई एक मतलब व्यवस्था है जिसे संसद कहा जाता है ना। ये भी भारत में आप संसद को परिभाषित करते हैं इस हिसाब से, है ना। और एक राष्ट्रीय विधायिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा संसद के अलग अलग जो दो हाउसेस हैं उनके अपने अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे लोअर सदन, अपर सदन, है ना। तो अपर सदन राज्यसभा, लोअर सदन लोकसभा। अब इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं ये आपसे छुपी नहीं हुई है, लेकिन एक चीज जरूर मैं बताऊंगा, इसके एज वाली जो है क्राइटेरिया जरूर याद रखें, क्योंकि जो है कंफ्यूजन करता है पैदा राज्यसभा। मैंने बार बार एक चीज बताया भाई, राज्यसभा जो है ये परमानेंट जो है हाउस है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है, लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं ना इनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इसको कैसे कहेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 6 साल का। लोकसभा का कार्यकाल भी जनरली 5 साल का और उनके सदस्य के कार्यकाल भी जनरली 5 साल का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि लोकसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी भी किया जा सकता है और घटोतरी भी किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ऐसा वो किस आर्टिकल के प्रयोग करके कर पाते हैं, तो आर्टिकल 85, है ना। तो ये बात सब तो थी, ये टॉपिक से हट की थी, मैंने संसद के जो पार्ट है लोकसभा राज्यसभा उससे समझाने लगा था, है ना। अगर आपसे कहे कि राज्यसभा में कहां से सदस्य आते हैं, क्योंकि अब लफड़ा खाली राज्यसभा में ही है, तो 238 + 12 आते हैं, 238 इलेक्ट करके आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति में जो चुनाव होती है, राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है अभी अभी आपका हुआ था जुलाई 2022 के अंदर, द्रौपदी मुर्मू जो है देश के 15वें राष्ट्रपति बनी है, सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। तो इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा, है ना, इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, है ना, जिनको चुना गया है ना, ध्यान रखेंगे। और एक होता है जी आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो है टोटल मेंबर भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो ये इनकी जो निपटारा कौन करेगा, तो भाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैंने ये भी बताया था कि क्यों करेगा, क्योंकि छोटा वाला कोर्ट इनके फैसला सुनाने लगे तो भाई इनके गरिमा का हास होगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये थे थोड़ा सा जो है संसद के बारे में कि राष्ट्रीय विधायिका कहते हैं किस किस से मिलके बने होते हैं, किस सदन में कितने सदस्य होते हैं, किसमें जो है एज की जो मिनिमम रखी गई है कितनी रखी गई है, राज्यसभा में 250 में से कहां से आते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधित निपटारा जो है किसके पास जाता है, ये सभी बात थी, है ना। आर्टिकल 85 क्या है ये सब आपने इसमें समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार से जो राज्य में संसदीय व्यवस्था होती है इसे क्या कहा जाता है, राज्य विधायिका कहा जाता है, ठीक है, राज्य विधायिका कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो विधानसभा आ जाएगा, ये विधान परिषद को थोड़ा सा स्टार मारेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में आपको विधान परिषद ही देखने को मिलेगा। वर्तमान में मात्र 6 स्टेट है इंडिया में जहां पे विधान परिषद है, बाद बाकी सभी जगह एक सदनीय ही है। अगर विधान परिषद है तो इसे द्विसदनीय कह देते हैं, है ना, द्विसदनीय विधायिका कह देते हैं राज्य के अंदर। अगर सिर्फ विधानसभा है जिससे काम चल जाती है तो एक सदनीय होता है। ये द्विसदनीय में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही 6 गो स्टेट में जो है वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका है राज्य के अंदर, ठीक है, या फिर द्विसदनीय व्यवस्था है, किस भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस की जो चक्कर है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्विक लैम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द क्विक लैम। मैंने बताया कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लैम का रासायनिक फार्मूला होता है, CaO जो है क्विक लैम का रासायनिक फार्मूला होता है। कुछ यहाँ पे फार्मूला का जो है मैंने लिख दिया है सूत्र और उनके रासायनिक नाम जो आपको अमल कर लेना है। जैसे साधारण नमक, इसका होता है जी सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊपर का जो 4 गो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इनका रासायनिक नाम, ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका खाने वाला सोडा, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। धोबन सोडा को जी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, खाली, है ना, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें बाई जो है वो काम करने वाली बाई जो है वो चली जाती है, तो खाली सोडियम कार्बोनेट ही बचता है, धोबन सोडा, ठीक है।
कास्टिक सोडा होता है जी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि OH लास्ट में लगा रहे तो आप जो है उस तत्व का नाम ले लीजिए और लास्ट में हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए, है ना। इसके अलावा आपका जो है लगभग नीचे वाला नहीं पूछा जाता है, चार जो ऊपर के हैं ये काफी इंपोर्टेंट है। और दो चीज और पूछा जाता है, एक तो आपका विरंजक चूर्ण बनाने की विधि पूछी जाती है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्लोरीन गैस की प्रवाह से जो है ये बनती है ना। इसके अलावा एक आपका जिप्सम इस स्लैब में नहीं है, जिप्सम के बारे में पूछा जाता है कि ये कैसे बनता है। तो ये डिहाइड्रेट होके बनता है, निर्जलीकरण से बनता है जिप्सम, है ना। जिप्सम जो है डिहाइड्रेट होके बनता है, निर्जलीकरण से बनता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया। ये तो काफी नजदीक की बात है, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, दिमाग सटक गया तो ये भी पूछा जाएगा। हु वाज गिवन द ऑरेंज कैप इन IPL 2023। तो भैया शुभमन गिल है। ये कहाँ से खेलते हैं, गुजरात टाइटन से खेलते हैं। इनके ऊपर काफी मीम्स वगैरह भी बनते हैं जैसा कि आप जानते हैं। इनके अलावा पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया था, है ना। गुजरात टाइटंस के जो है ये खिलाड़ी है। विजेता इस बार के चेन्नई सुपर किंग्स रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे CHSL में, है ना, कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है ना। गुजरात टाइटंस जो है और CSK के बीच फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपका मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। और यहाँ पे जो है डकवर्थ लुइस पद्धति के अनुसार जो है रिजल्ट दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन बारिश हुआ था। IPL में अब तक जो है सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो यजुवेंद्र चहल हो जाएगा। पहले ये रिकॉर्ड जो है डेविन ब्रावो के नाम था। इसके अलावा सबसे अधिक रन जो है विराट कोहली के नाम अभी भी है। सबसे अधिक छक्का जो है क्रिस गेल के नाम है। अगर एक साल में सर्वाधिक रन बनाने की रिकॉर्ड पूछा जाए कि एक IPL में, तो आप बताइएगा विराट कोहली है जी। विराट कोहली 2016 के अंदर सबसे अधिक रन बनाकर जो है ऑरेंज कैप जीते थे। अब तक जो है 2016 में जितने रन विराट कोहली ने बनाया है IPL में, अब तक किसी IPL में कोई खिलाड़ी नहीं बना पाया है ना। तो सबसे अधिक रन बना के जो है ऑरेंज कैप जीतने वाले भी विराट कोहली ही हैं। इसके अलावा IPL से कुछ और तथ्य हैं कि इस बार का जो स्पॉन्सरशिप कौन की है, तो ये सभी देखते होंगे IPL, तो टाटा की है। WPL के विजेता जो है इस बार के MI रहे हैं और उप विजेता WPL में DC रहे थे प्रथम एडिशन का, है ना। इसके अलावा IPL के अंदर और क्या है, ये IPL का 16वां संस्करण था, है ना। तो यही सब है IPL से कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। IPL में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन की है जो क्रिस गेल के नाम है ना। ये सबसे व्यक्तिगत हाई स्कोर है ना। इसके अलावा वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। देखिए असम के राज्यपाल जो है चेंज हो गए हैं। बहुत सारे स्टेट की राज्यपाल जो है एक के झटका में चेंज हो गया, जैसे अनसुईया उइके वगैरह छत्तीसगढ़ की थी, ये सब हट गए, है ना। तो असम का जो है ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि बिहू भी घसीटते रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं देखा कि ये पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। असम का राज्यपाल हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम, तो ये गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है असम का राज्यपाल, ठीक है। असम का राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा करा गया था। बाय व्हिच डायनेस्टी वाज द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड, है ना। देखिए मैंने आपको बता रखा है हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कि भाई विजयनगर पे जो है मुख्य रूप से 3 वंश ने शासन करा, लेकिन एक चौथा वंश भी है। इस प्रकार विजयनगर में जो है कुल 4 वंशों ने शासन करा। ये 4 वंश कौन कौन से हैं जो आपके सामने अंडरलाइन है, संगम वंश, तुलुम वंश, सुलुम वंश और विडु वंश। ये 4 वंश जो है विजयनगर साम्राज्य पे राज किए थे, जिसमें से इनके स्थापना जो है 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाई हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने करा था। कब, 1336 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपसे इसी MTS में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। तो भैया विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है तालीकोटा के युद्ध से मानी जाती है। किस युद्ध से, तालीकोटा के युद्ध से मानी जाती है। सबसे प्रतापी शासक जो विजयनगर साम्राज्य में मतलब उभर कर आए, ये कृष्णदेव राय है, ठीक है। कृष्णदेव राय जो है ये आपका कई सारे चीज का निर्माण करवाए हैं, है ना, जिसमें 1000 खंभों वाली मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। एक किताब भी लिखे हैं इन्होंने, अनमुक्त मल्याद नामक किताब भी लिखे हैं। इनके मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये मैं बार बार जोर डाल के बोलूंगा
कि कृष्णदेव राय साहब के जो मंत्री परिषद थे इसे अष्ट दिग्गज, शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे अष्ट प्रधान, और अकबर के जो मंत्री परिषद है नवरत्न, और विक्रमादित्य के जो मंत्री परिषद है उसे भी नवरत्न। तो ये 4 आदमी के मंत्री परिषद जरूर याद रखें। साथ ही साथ शिवाजी महाराज के जो क्षेत्र में मतलब जब वो थे अपने कार्यकाल में, तो मराठों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स वसूला जाता था, इसमें एक टैक्स का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। ये कुछ दिन स्किप करके फिर से एग्जाम में ये क्वेश्चन उत्पन्न होने लगते हैं, इसीलिए इन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लोहे की पतली सुई जल के सतह पर तैर सकती है, इस घटना के लिए क्या जिम्मेवार है? ए थिन आयरन नीडल कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेनन, है ना। तो ये जो है जिम्मेवार है जी इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ऐसा हो पाता है, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ऐसा हो पाता है। तो अब घर वाला जो सुई है जिससे हम कपड़ा सीते हैं उसको मत आजमाने लगना, वो डूब जाएगा, है ना। ये बहुत नगण्य मात्रा वाली जो वजन रहेगी उसी को झेल पाता है, लेकिन जो वैज्ञानिक कारण है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है जी। सरफेस टेंशन की इकाई जो है न्यूटन बट्टा मीटर होता है, एन बट्टा एम होता है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अपमार्जक मिलाने से, अपमार्जक का मतलब है यहाँ पे सर्फ या साबुन मिलाने से, डिटर्जेंट वगैरह, तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाती है, इसी कारण जो है कपड़ा साफ हो जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था या तैरने का नियम दिया था, ये आर्किमिडीज साहब दिए थे कि भाई जो मतलब बॉडी है उसके द्वारा जो जल हटाया जाएगा, है ना, इस प्रकार की जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का नियम है ये कौन दिए थे? तो ये आपका आर्किमिडीज साहब दिए थे। गति के नियम दिए थे। सबसे पहले तो पूछे जाते हैं कि गति के कितने नियम दिए गए थे, तो 3 नियम दिए गए थे जो आपके न्यूटन साहब दिए थे। शीतलन का नियम कौन दिए थे? तो ये भी न्यूटन साहब के द्वारा ही दिया गया था। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा एक तो अष्टक का नियम है जी, अष्टक का नियम भी था एक, है ना। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार भारत के महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2021 सेंसस, है ना। तो फीमेल की जो है दोस्त ये 65.46 इतने परसेंट जो है फीमेल की है, और मेल की लिटरेसी रेट जो है 82.14% है। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है 74.04% है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों लिटरेसी रेट के जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जनगणना से सब चीज मैं पढ़ा दिया हूं। जनगणना की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, फिर भी जनगणना से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। तो आपको जनगणना जरूर देख लेना है, ये यहाँ भी आगे भी काम आवेगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको जनगणना के बारे में थोड़ा सा और ले चलता हूँ, थोड़ी सी, जो पहले भी आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला का है और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है। सबसे अधिक गरीबों जो है ये भी बिहार में है, सबसे अधिक गरीबी, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में है। सर्वाधिक जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है ये भी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम में है। मतलब सिक्किम जो है ओवरऑल तीनों प्रकार से जो है जनसंख्या के मामले में कम है, सबसे कम शहरी, सबसे कम ग्रामीण और ओवरऑल सबसे कम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है डेंसिटी, ये बिहार की है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो दिल्ली में है। ठीक है, और ओवरऑल पूरा इंडिया में भी सबसे अधिक घनत्व की बात होगी तो दिल्ली के अंदर ही होती है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है यूटी में पुडुचेरी में है, और ऐसे स्टेट के अंदर केरला में है, और सबसे कम जो है हरियाणा में है। तो ये बात सब कुछ जनगणना से, जनगणना का ये सीट आप इससे तो परिचित हो गए होंगे, फिर भी थोड़ा सा लिंगानुपात वगैरह जरूर ध्यान रखें, है ना। जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व ओवरऑल 382 है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है 943 है। ओवरऑल जो आपका डिकेड वाली वृद्धि रही थी, दशकीय वृद्धि रही है 17.7 रहा है, 17.64 एग्जैक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा आपने अभी अभी फीमेल मेल और ओवरऑल साक्षरता की बात हमने यहाँ पे कर ही लिया था। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में कितनी बार हुई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द हॉकी वर्ल्ड कप बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? देखिए अभी अभी हुआ है, तो करंट से तो क्वेश्चन बन ही सकता है। मैंने हॉकी वर्ल्ड कप पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया था जी, है ना। और ये आपका
स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भैया कितनी बार हुई हॉकी वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको याद है कि पूछा गया था कि भाई राष्ट्रीय खेल जो है एशियन गेम, माफ कीजिएगा, एशियन गेम जो है ये कितनी बार हुआ इंडिया में, है ना। तो ये आपने बता दिया था। इसी प्रकार से जो है 2 बार हुआ है, 1951 में, 1982 में, ठीक है। और ये जो आपका 4 बार हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज इंडिया के अंदर। ये कब कब हुआ? 1982, 2010, 2018, 2023। अब देखिए 1982 में सेकेंड टाइम एशियन गेम्स होती है इंडिया के अंदर, और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम होता है आपका इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से 2 खेल और ध्यान रखेंगे जो सेम ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो एशियन गेम हुआ था 1951 में नई दिल्ली के अंदर, ये शुरुआती संस्करण भी थे और प्रथम का जो है मेजबानी इंडिया ही किया था, ठीक है। तो 4 बार हॉकी का आयोजन यहाँ पे कराया गया। यहाँ पे ओलंपिक का आयोजन कितनी बार कराया गया आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा कि इंडिया में ओलंपिक कितने बार हुआ है, 10 बार की 5 बार, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जो है जर्मनी रहा है, और ये उड़ीसा में हुआ था कलिंगा और राउरकेला स्टेडियम के अंदर। ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ के लेखक कौन है? अब लेखक लिखना यहाँ जरूरी नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है कि कोई भी आदमी अपनी बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर मैं आपके जीवन के बारे में लिखूंगा तो इसे बायोग्राफी कहा जाएगा, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ, है ना। तो माई लाइफ जो है ये बिल क्विल्टन को सभी जानते हैं भाई, बिल क्विल्टन का है, ठीक है। इनकी पत्नी है जी हिलेरी क्विल्टन के भी कई सारे किताब है, लिविंग हिस्ट्री है, व्हाट हैपेंड है, तो ये हिलेरी क्विल्टन के हैं, है ना। और माई लाइफ है आपका बिल क्विल्टन के, है ना। इसी प्रकार से द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, जो ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि ये ओबामा साहब जो है वर्तमान में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। भैया राष्ट्रपति से रिटायर्ड आदमी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, है ना, वो भी एक सामान्य आदमी के जैसा। इंडिया में तो एक बार आप मुखिया बन के देखिए, आपको 25 साल तक तो यही घमंड नहीं उतरता है कि हम मुखिया रहे हैं। भाई गाड़ी पे लिखा लेंगे पीछे भूतपूर्व मुखिया, अरे एक गाड़ी के तो पीछे में ये लिखा था भूतपूर्व कोरोना वॉरियर, है ना। अब बताइए, है ना। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है ना। ये अफ्रीकी थे नेल्सन मंडेला, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, इसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड साहब की पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा, भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत सतारा को कब ब्रिटिश राज में मिलाया था? When did Lord Dalhousie add Satara to the British Raj under the स्टेट असर्पशन पॉलिसी? असर्पशन जबरदस्ती हड़प लेना, इस प्रकार से इसका हिंदी होता है ना। तो ये आपका 1848 ईस्वी में, ठीक है। 1848 में राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो है हड़पा गया राज था ये सतारा ही था। सतारा महाराष्ट्र में है ना। लॉर्ड डलहौजी के अच्छे कर्मों में रेलवे की जो प्रचलन है इंडिया के अंदर 1853 ईस्वी में हुआ था, तो ये अच्छे प्रचलन में है। और ये जो राज हड़प नीति थे ये इनके जो है बैड कृत्यों में रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर इज द हड़प्पन साइट कालीबंगा सिचुएटेड, है ना। तो ये आपके सरस्वती नदी के किनारे हैं। देखिए सरस्वती नदी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो घग्घर नदी रहेगा, ठीक है। वो घाघरा नदी अलग है और एगो आपका घग्घर नदी अलग है। तो घग्घर नदी को सरस्वती नदी का ही अंश माना जाता है। तो ऑप्शन में कालीबंगे के किनारे जो है सरस्वती भी हो सकता है और घग्घर भी हो सकता है, राइट। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ी, जो राजस्थान में ये साइट है कालीबंगा, है ना। इसके अलावा लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा जो है साबरमती की सहायक नदी है और ये गुजरात में स्थित है। दैमाबाद नामक हड़प्पा कालीन स्थल जो हड़प्पा काल में सबसे दक्षिणी स्थल भी है दैमाबाद, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ना। मैंने पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी हिस्ट्री के वीडियो की शुरुआत इसी लाइन से करा था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन शैवाल कवक बैक्टीरिया को सामान्यतः किस ग्रुप में रखा जाता है? इन व्हिच ग्रुप आर, है ना, यहाँ पे जो है व्हिच ग्रुप आर फंगी बैक्टीरिया केप्ट पैरेलल,
है ना। तो ये आपका जो है ये समांतर सामान्यता है ना, सामान्यता होगा, ये समानता नहीं होगा, सामान्यता मतलब जनरली कहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थाइलोफाइटा में रखे जाते हैं जी, शैवाल कवक बैक्टीरिया को, है ना, शैवाल कवक बैक्टीरिया लाइकेन इस सब को जनरली जो है थाइलोफाइटा समूह में रखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल बैक्टीरिया नहीं आता है, लेकिन जनरली आता है। जनरली का मतलब जी टोटल नहीं, थोड़ा बहुत हट के, है ना, ऐसा 100% नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये थाइलोफाइटा में आता है। फॉर्न, हॉर्सटेल, कल्ब मॉस ये सब टेरिडोफाइटा के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइटा से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसके अलावा और थाइलोफाइटा से मैंने बताया था इसमें जाइलम और फ्लेम उत्तक नहीं होते हैं, इनके तना जो है पत्ता वगैरह जो है विभाजित नहीं होते हैं, जो काय वगैरह होते हैं। शैवाल मतलब अलगी जी, है ना, अलगी का मैंने उदाहरण भी आपके गांव घर में ही दिखाया था कि जो चापाकल होते हैं यानी हैंड पाइप होता है या फिर तालाब होता है, वहां पे जो हरा हरा कलर का काय जैसे लग जाता है वो कुछ नहीं शैवाल है ना, यानी अलगी है। इसके अलावा क्लोरेला नामक अलगी का जो है इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री के द्वारा, तो ये बात भी ध्यान बताए थे। इसके अलावा रोशन कुमारी का संबंध किससे है, यानी किस नृत्य से है। तो रोशन कुमारी का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। रोशन कुमारी इज एसोसिएटेड विथ कथक, है ना। तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक कहाँ का है, तो नॉर्थ इंडिया का है। बिरजू महाराज का नाम सुने होंगे, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, तबला भी, लच्छू महाराज तबला बजाते हैं, है ना। तो ये जो भी महाराज सरनेम है मैंने बता रखा है आपको कि ये आपका कथक से संबंधित होगा। रेड्डी सरनेम है ये आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। सिंह सरनेम है तो जनरली मणिपुर से संबंधित रहेगा, मणिपुरी नृत्य से। झावेरी बहन भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित रहेगा। पिल्लई वाला सरनेम है पिल्लई, तो नादस्वरम, नादस्वरम एक वाद्य यंत्र होता है तो उससे जनरली ये संबंधित होता है। मैंने बहुत आजमाया है, मिल जाता है। तो आप लोगों को भी ऑप्शन छांटने में ये क्लू थोड़ी मदद जरूर करेगी, मतलब एग्जाम हॉल के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। कल हमारा रेस्ट है तो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो जो भी हो सकता है, मुझे एमटीएस के ऊपर तो एक ही आएगा, अन्य जो भी है टॉपिक वाइज या फिर जो एचसीएम या जो भी मतलब लगेगा कि ये कर देना चाहिए और टाइम देख के कोई काम नहीं रहा तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस के ऊपर पर डे एक वीडियो मिल जाती है ना। तो आशा करते हैं कि आप देख ही रहे होंगे और पीडीएफ से अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो में जो भी प्रश्न होती है उसके संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ता है सभी को हम साथ में ही डिस्कस करते चलते हैं, जो आपको एक लॉन्ग टर्म फायदा प्रोवाइड कराने का काम करती है। सिर्फ एमटीएस के एग्जाम में ही नहीं, आप जो भी एग्जाम अटेंड करेंगे जहां भी जीके जीएस की क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे आपको काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, श्री जतीन गोस्वामी को किस नृत्य के उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जतीन गोस्वामी है ये किस नृत्य से संबंधित है ना। तो देखिए जतीन गोस्वामी जो है ये आपके सतरिया नृत्य के जो है संचालन करता है। मतलब किस नृत्य से संबंधित है, ये सतरिया से। तो यहाँ पे राइट आंसर सतरिया हो जाएगा। देखिए सतरिया नृत्य जो है ये किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो सतरिया जो है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सतरिया नृत्य है ये है ना, सतरिया नृत्य जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो आपका आंसर होता है भक्ति आंदोलन से, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है आपका कौन सा नृत्य, सतरिया नृत्य। इसे शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रीमंत शंकर देव को, है ना। ये वैष्णव संत थे, है ना, श्रीमंत शंकर देव जी को जो है आपको दिया जाता है सतरिया नृत्य शुरू करने का श्रेय। वैसे शास्त्रीय नृत्य 8 है, जो आपका जो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, है ना, कथक, मणिपुरी, सतरिया। इस प्रकार से जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सभी का स्टेट भी आपको ध्यान होना चाहिए। और कुछ शास्त्रीय नृत्य में जटिल से क्वेश्चन पूछे गए हाल फिलहाल में, जैसे फला शास्त्रीय नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है, तो सबसे ज्यादा आपको मोहिनीअट्टम और आपका मणिपुरी से पूछा जाता है। मोहिनीअट्टम में पूछा जाता है कि किस जो है भगवान या देवी देवता की पूजा होती है, और एक आपका मणिपुरी से भी पूछा गया है कि किस भगवान या देवी देवता की पूजा होती है। तो मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु नारायण की पूजा होती है
और आपका जो मणिपुरी है इसमें भी कृष्णा की पूजा होती है। कृष्णा भी तो है ना विष्णु का ही स्वरूप है ना, तो इसमें भी नारायण कृष्णा की पूजा होती है और इसमें जो है विष्णु की पूजा होती है। इसमें कृष्णा के साथ साथ राधा की भी पूजा होती है, राधा रानी की मणिपुरी में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रेम प्रसंग को जो है दर्शाया जाता है। इसके अलावा जो मणिपुरी के कैरेक्टर है फेमस, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। मैंने आपको क्लू भी बताया हूं इसमें कि एक तो झावेरी बहनें होती है, ये भी आपका मणिपुरी का है, दर्शना नैना सुवर्णा जो भी झावेरी बहन है ना। इसके अलावा अगर सिंह सरनेम है तो लगभग मणिपुर के कैरेक्टर होंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो सिंह कैरेक्टर है और नीचे में आपका ऑप्शन मणिपुरी है और आपको दो में से एक को चूज करना है तो मणिपुरी लगाइएगा, है ना। महाराज सरनेम रहता है तो मैंने कहा है कथक लगाने का है ना। इसके अलावा रेड्डी सरनेम रहता है तो आपको कहां से जुड़ना है ना, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से जुड़ना है ना। तो इस प्रकार से है कुछ, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। आगे जो हमारा है कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन है। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता जो है इंग्लैंड है। और आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी अंडर 90 है ना वुमेन महिला वाला, है ना, महिला वाला 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, तो इनका भी विजेता इंडिया है और उप विजेता इंग्लैंड ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, दोनों के उप विजेता इंग्लैंड ही है और दोनों के विजेता मतलब इंडिया है। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के और आईसीसी अंडर 90 वुमेन, है ना, वर्ल्ड कप 2023 के, है ना। तो दोनों में ध्यान रखना है। दो लेडीजों वाला जो 2023 में हुआ ये इंडिया जीता है और पुरुष वाला 22 में हुआ था वो इंडिया जीता था। और दोनों के उप विजेता सेम है, इंग्लैंड है, लेकिन फर्क इतना है कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला हुआ था ये आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था और जो आईसीसी महिला वाला आपका अंडर 90 महिला वाला वर्ल्ड कप हुआ है ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है 2023 के अंदर और ये हुआ है 2022 के अंदर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है ना। तो दोनों के उपविजेता कौन हो जाएंगे, इंग्लैंड, और दोनों के विजेता भारत हो जाएंगे। अब दोनों में क्या कह रहा हूं अभी मैंने बता ही दिया था। चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 2022 में किस राज्य ने 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस की मेजबानी की, है ना। तो आयुर्वेद कांग्रेस की जो अभी मेजबानी हुई है दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ, ये आपका गोवा के अंदर हुआ है। 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, माफ कीजिएगा ये 37वें हो जाएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इसी साल गोवा में होगी। तो गोवा को इसलिए भी आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के साथ साथ, ठीक है। 44वें शतरंज ओलंपियाड ये भी इंडिया में हुआ है, तो ये चेन्नई को ध्यान रखना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी आपका इंडिया में हुआ है, तो ये आपका ओडिशा याद रखना है, ओडिशा में हुआ है ना। इसके अलावा विश्व महिला वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस प्रकार के 2023 में हुआ है, तो ये आपका दिल्ली के अंदर हुआ है ना। तो इतना बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। खेलों से जो हाल फिलहाल में इंडिया में हुए ये खेलों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, अगला जो हमारा प्रश्न है, हाँ, तो ये बात सब जो बताए कि खेल का आयोजन जो हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर हुए ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कौन कौन से खेल बताया। एक तो आपका 37वें राष्ट्रीय खेल होगी गोवा के अंदर 2023 में। 44वें शतरंज ओलंपियाड चैंपियनशिप हुआ था 2022 चेन्नई के अंदर। 2023 में मैंने कहा हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर हुआ है। 2023 में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ है। तो ये सभी खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वीं संस्करण एमपी में हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के अंदर गुजरात के अंदर हुआ था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी जो है ये आपका तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से, है ना। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा इन तीनों नदी को याद रखें, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। इसके अलावा इनकी सहायक नदी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज पूछे गए हैं तो काबुल हो जाता है, कुरेम हो जाता है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव ये सभी के सभी सिंधु के जो हैं सहायक नदियों में से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक काल में इन नदियों का अपना अपना अलग नाम हुआ करता था। तो यहाँ से भी काफी दफा क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम के अंदर, है ना। और एसएससी सीजीएल लेवल तक की क्वेश्चन में जो है इनको इंक्लूड किया जाता है भाई कि ये फला नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ठीक है। तो सतलज को जो है सुतुद्री कहा जाता था, क्या, सुतुद्री कहा जाता था सतलज को। ब्यास को बिपाशा कहा जाता था पहले, बिपाशा, है ना, बिपाशा बसु वाला बिपाशा। इसके अलावा रावी को क्या कहा जाता भाई, तो रावी को पुरुषनी कहा जाता था, क्या, पुरुषनी।
पुरुषनी, पुरुषनी रावी को, और चिनाव को आस्किनी कहा जाता था। तो ये ऋग्वैदिक नाम है इन नदियों का, है ना। इसके अलावा जो झेलम नदी है उसको बिस्तता कहा जाता था, बिस्तता इसको कहा जाता था, झेलम नदी को पहले बिस्तता, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, आपको काम आएगी, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये नुब्रा और श्योक घाटी कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। नुब्रा और श्योक बेसिकली नदी की ही नाम है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर में है, उधर की बात आई तो इसीलिए बता दिया, सतलज और रावी हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा सतलज नदी जो है ना, भाखरा नांगल बांध का नाम सुने हैं, भाखरा नांगल बांध, ये आपका सतलज नदी पे है जी, भाखरा नांगल बांध, है ना। भाखरा नांगल बांध ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब के अंदर है, और ये सतलज नदी पे स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटेशनल जो है डैम है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात यहाँ तक आ गई है तो बात सबसे ऊंची बांध की भी आएगी। तो सबसे ऊंची बांध जो है भारत की, ये आपका टिहरी डैम है ना। टिहरी डैम ये कहाँ पे है भाई, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। तो ओवरऑल सबसे अधिक हाइट वाला टिहरी डैम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रेविटेशनल, है ना, गुरुत्व में सबसे अधिक हाइट वाली जो है आपका डैम कौन सा है, तो भाखरा नांगल बता देना। अगर भारत की सबसे पहली परियोजना ही पूछ ले कि नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो 1948 में दामोदर घाटी नदी परियोजना, है ना। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, है ना। इसके अलावा एक सरदार सरोवर परियोजना आपसे पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा मई 2022 में नवनिर्वाचित भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का क्रमांक क्या है। मैंने अपने मन से इस क्वेश्चन को फॉर्मेट किया है भाई, है ना। तो ये आपको जो है फॉर्मेट में ढाला है ना, इस फॉर्म में, है ना। तो ये आपके 25वें हो जाएंगे राजीव कुमार साहब, जो अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दासा को बेस्ट गवर्नर का पुरस्कार भी दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो शक्तिकांत दास भी जो है आपके 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम मैंने बता रखा है, सीडी देशमुख साहब होते हैं। और आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जब बन के 1935 में आरबीआई तैयार हुआ था, तो उस समय जो गवर्नर बने थे आरबीआई के पहले वाला, वो स्वर्ण स्मिथ बने थे, है ना। तो ये आरबीआई के बारे में थोड़ा सा, आरबीआई किस आयोग के द्वारा जो है स्थापित हुए हैं, तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा स्थापित हुए 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। नोट छापना, मौद्रिक नीति बनाना, बैंक दर तय करना, एसएलआर तय करना, सीआरआर तय करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, ये सभी काम जो है आरबीआई के अंडर है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। आरबीआई को बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। ये थोड़ा आरबीआई के बारे में था। विजन 2025 जो लॉन्च जो है आरबीआई ने किया है। ई रुपया का जो प्रचलन है ये भी आरबीआई की ही पहल है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे आरबीआई के बारे में। अब हम इस टॉपिक से हटके अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2022 में नवनिर्वाचित जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इनके क्रमांक है 25वें, ये 25 नंबर के हैं, ठीक है। देश के 24वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो सुशील चंद्रा थे। तो आपसे क्वेश्चन लॉजिकली पूछा जा सकता है कि राजीव कुमार साहब किसे रिप्लेस करके जो है, यानी किसे सक्सीड किए हैं, तो आपका आंसर होगा सुशील चंद्रा साहब, ठीक है। इसके अलावा भारत के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैं गहन जानकारी आपको दे ही चुका हूं कि पहले ये 1 सदस्यीय टीम हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान में 3 सदस्यीय होता है, जिसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय हो गए। इसके अलावा आर्टिकल 324 से 329 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा आने वाली एमटीएस में तो ये क्वेश्चन नहीं
नहीं आएगा, इससे अगली एग्जाम जो होगी उसमें जरूर आएगी कि जो मैंने कल बताया था कि देश में अब मात्र 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बचे हैं भैया, है ना। तृणमूल कांग्रेस वगैरह को जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा से हाथ धोना पड़ा है ना। तो अब मात्र 6 ही बचे हैं, जिसमें एगो शामिल हुआ, 3 गो हटा तो 9 गो हो जाता, लेकिन एगो 3 गो हट गया तो 6 गो बचा। अब जो नवका शामिल हुआ है उनका नाम है झाड़ू छाप, है ना, आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। मतलब आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य के तौर पे रखा गया था। तो भैया ये थे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को और आप क्या कह देते हो, तो आप इसे गाडगिल योजना भी कह देते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, इसे गाडगिल योजना भी कह देते हैं। अगर मॉडल पूछे थर्ड पंचवर्षीय योजना का तो गाडगिल, है ना, मॉडल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछ लेता है तो इसे हेराल्ड डोमर कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछ लिया जाता है तो पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल फार्मूला पर आधारित या गाडगिल योजना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो अवधि है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1951 से 56 जो है पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 जो है दूसरी, 61 से 66 तीसरी। अब भाई 66 से जो है 71 मत कर देना चौथा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये है आपका 69 से 74। इस बीच में जो है 3 सालाना वाला योजना बनाए गए थे, पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ था। 67 68 है ना, 66 67 68 के लिए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा जो चौथा का कार्यकाल रहा था ये 69 से 74 रहा था। जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि पे जो है विशेष बल दिया गया। जो सेकेंड वाला है इसमें हैवी जो उद्योग फैक्ट्रियां वगैरह हैं इस पे जो है आपका विशेष बल दिया गया। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके उद्देश्य आपसे पूछे जाते हैं, तो और इसमें किस पे बल आपको दिया गया, तो उद्देश्य में तो आत्मनिर्भर शब्द आ गया था, इस पे बल किस पे दिया गया, तो इन दोनों में प्लस लगा दीजिएगा। कृषि और हैवी उद्योग दोनों पर जो है सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से बल दिया गया। कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, इसके अलावा भैया 5 ईयर प्लान कौन बनाते थे, तो 5 ईयर प्लान जो है योजना आयोग बनाते थे। अब क्या योजना आयोग है, तो आप कहोगे नहीं है। ये कब चला गया, 2015 में चला गया। कहां, खत्म, है ना। इसके जगह पे कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है भाई, नीति आयोग। नीति आयोग में 2 की पोस्ट लाए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो उपाध्यक्ष जो वर्तमान में सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम साहब हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, तो PM ही इसका चेयरमैन होता है नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जब योजना आयोग समाप्त हुआ उसी साल आ गया, मतलब 1 जनवरी 2015 ही को आ गया था। नीति आयोग का काम है राज्य में कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना। यानी इसके एक ऑप्शन नहीं रहते, आंसर कई प्रकार से हो सकते हैं। तो जो भी आपको राज्य के हित की बात करता हो ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर होगा। अगर तीनों ऑप्शन करता है तो इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम CEO जरूर याद रखना है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये अरविंद पनगड़िया जी बने थे, है ना। प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया बने थे। और प्रथम CEO जो हैं आपका सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, जो अब तक का एकमात्र महिला अध्यक्षा भी हैं नीति आयोग के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम कहां से चले गए थे भाई, नीति आयोग पे, हाँ योजना आयोग से चले गए थे। ठीक है, अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बारी आता है। मैंने कहा कि भाई 66 से लगातार चौथा को 5 वर्ष नहीं जोड़ देना है, इस बीच में 3 साल की गैप है। तो 69 से 74 ये चौथी पंचवर्षीय योजना था। और इसी पंचवर्षीय योजना में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो ये आपका चौथा पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा। बांग्लादेश के मामले पे 1971 में हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चौथे पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1969 में, है ना। कितने बैंकों का हुआ था, तो 14 प्रमुख बैंकों का हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय कौन रही होगी, तो इंदिरा गांधी रही होगी, है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सेकेंड टाइम भी हुआ भैया, दूसरी बार 1980 में हुआ था 6 बैंकों का। तो पहली बार 1969 में, दूसरी बार 1980 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पहले 14 बैंकों का, फिर जो है 6 बैंकों का, है ना। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या क्या अच्छे काम हुए मैंने बताया। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पे आदमी गया था 1969 में,
ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इंडिया के लेवल से बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, तो ये भी इसी में जोड़ लीजिएगा, ईस्वी के साथ अच्छा रहेगा। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछ देता है, क्योंकि मालूम है एग्जामिनर को ये लास्ट है, अगर जो ध्यान नहीं दिए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 12 से 17 है ना, तो ये 12 से 17 जो है इनके अवधि है, लेकिन इसे बीचे में जो है समाप्त कर दिया गया था 2015 में, है ना। अब योजना आयोग है ये नहीं, तो योजना कौन बनाएगा। इसके अलावा पीएम विकास योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित ये योजना है, इसमें विशेष बल दिए जाएंगे, है ना। इस बार की जो बजट सत्र है 2023-24 वाला, इसी में ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये काफी करेंट के जो है योजना है पीएम विकास योजना। आप घबराइए नहीं, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट में मिलेंगे। मेरा ये काम है कि सिर्फ जो है आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन मिलवाना, मैं इसी पे काम करता हूं। और ये आप जो है आप ये कहेंगे कि भैया ये तो बहुत लेटेस्ट है, ये थोड़ी पूछेगा, है ना। तो नीचे है ना भैया इसका भाई बहन नाना दादा, वहां से तो पूछेंगे ना, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, ये आगे के एग्जाम के लिए हो गए, है ना। तो ये मैं पहले से ही आपको बताया हूं कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा दोस्त, है ना, लॉन्ग टर्म, है ना। तो यहाँ पे नीचे देखिए, इस योजना की शुरुआत जो है इस बजट सत्र 2023-24 में करा गया था, है ना। प्रधानमंत्री प्रमाण योजना जो है ये उर्वरक से संबंधित है, तो इसे ध्यान जरूर रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि भैया प्रमाण ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज की जो है वेरीफाई करेगा, है ना, लेकिन ये उर्वरक से संबंधित है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री वानी योजना, है ना, वानी है ये, WAN है, इस वाला वानी है, ये बानी नहीं है। तो ये फ्री वाईफाई से है सार्वजनिक स्थल पे। रूफटॉप योजना सोलर पैनल से संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक्सीडेंटल रिस्क कवर से संबंधित है, कल बताया था 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ट्रेनिंग देने से संबंधित है युवाओं को, है ना। इसके अलावा किसान सम्मान निधि किसान को लाभ देता है। अन्नपूर्णा योजना जो है गरीबों के कल्याण से है ना। इसके अलावा नरेगा जो है गरीबों को रोजगार देता है ग्रामीण सेक्टर में 100 दिनों का, है ना। इसके अलावा और भी प्रधानमंत्री के अभी जो पूछा गया था वर्तमान में पंचामृत योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। कल मैंने आपको बताया था वाहिनी योजना, ये आपका सिक्किम का है। मैंने बताया लाडली बहन योजना, ये आपका मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के और भी जो योजना है ना, ये सब जो है जैसे कभी मुद्रा योजना काफी ट्रेंड में है, इसमें लोन मुहैया कराया जाता है। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री की योजना है। उज्ज्वला अब तो पुराना हो गया, उज्ज्वला LPG कनेक्शन से है, उजाला LED से संबंधित है। इसके अलावा एक और है उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक कम दामों पे जो है हवाई सुविधा मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग सुविधा की लाभ देना है ना। इसके अलावा जो अभी एक रेरी वाले लोगों के लिए आया था योजना प्रधानमंत्री का, जिसमें रेरी वाले लोग जो मतलब चौराहे वगैरह पे कुछ बेचता था उनको लाभ के लिए योजना आया था। तो ये सब भी जो भी योजना है आपको देख लेना है ना। इतना ही से आ रहा है जी घुमा फिरा के क्वेश्चन, जिसमें से मुद्रा योजना टॉप पे रहता है। कुछ नहीं हुआ तो मुद्रा में M का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, यही पूछ लेते हैं। एक पहल योजना भी है जो LPG सब्सिडी से है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने सोचा हूं आने वाले समय में एग्जामिनर यहां से आपको जो है पिक कर सकता है। ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग ईमानदारी से कि आपको कैसा लगा। अच्छा, मैं कल एक सवाल पूछा था जिसमें से PK और भी 2-3 लड़के हैं जिन्होंने सही जवाब भेजे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। एक सवाल मैंने करा था, इन्होंने जो है अच्छा जवाब दिया है कि मैंने पूछा था भैया कि 31 अक्टूबर को सोच के बताइएगा कि हमारे देश में क्या मनाया जाता है और ये किस महापुरुष या कोई भी ऐसी कैरेक्टर है किनके नाम पे मनाया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। वाह, है ना। इसके अलावा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं। तो NH1 आता है, NH2 आता है, NH91 आता है। ये तीनों हाईवे जो हैं ये आपके अंदर आ जाते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के अंदर। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये हाल फिलहाल का नहीं है, प्राचीन काल से आ रहा है। शेरशाह सूरी के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ, जैसा कि आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का, है ना। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई अगर टोटल बात करेंगे तो ये 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है इनकी लंबाई हो जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड की। इसके अलावा यह रोड भारत
भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भी जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे 1 जो है ये जो इस ग्रैंड ट्रंक रोड में शामिल है, तो ये नेशनल हाईवे 1 कहां से कहां तक जाती है, तो ये दिल्ली और पाकिस्तान के सीमा तक जाती है। पाकिस्तान की सीमा मतलब बाघा बॉर्डर है ना, तो वहां तक जाती है दिल्ली से NH1 है ना। इसके अलावा NH2 जो है ये कोलकाता से कानपुर तक जाती है। और भारत की जो सबसे लंबी हाईवे है ये NH44 है। पहले NH7 हुआ करता था है ना, NH7 जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे थे, लेकिन अब जो है NH44 हो गया है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है और ये भारत की सबसे लंबी हाईवे है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये 4 महानगरों को जोड़ने का जो है एक प्लान है। ये 2012 में बनकर जो है 2012 में बनके पूरी तरीके से तैयार हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये 4 महानगर तो जानते ही हैं, दिल्ली, बम्बई है ना, कलकत्ता, चेन्नई, तो इन चारों को जोड़ने का जो है ये पहल है, रोड है ना। तो ये इनकी शुरुआत करने की श्रेय अगर आपसे पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो है ये देन है ना। इसके अलावा भारत में रोड कितने प्रकार के होते हैं, इसी बार के MTS में पूछा गया है। तो रोड जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं जी है ना। रोड NH होता है, मतलब नेशनल हाईवे होता है, राज्य की अपनी हाईवे होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड होता है और ग्रामीण रोड होता है। ये 4 प्रकार के रोड होते हैं, लेकिन अगर BRO वाला रोड भी मिला दे तो 5 प्रकार की रोड हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है ना, क्वेश्चंस का है ना। तो भैया 4 प्रकार के मुख्यतः रोड होते हैं, लेकिन एक बॉर्डर इलाका में जो BRO रोड बनवाते हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये मिला दे तो 5 प्रकार के रोड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहाई NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है नेशनल हाईवे जो होते हैं NH जो होते हैं उनके देखरेख बनाने बिगाड़ने का काम जो है इनके अंडर होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम मामले में अंग्रेजों ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था, तो भैया अलीपुर बम मामले में कन्हैया लाल दत्त को जो है गिरफ्तार किया गया था। अब इस प्रकार के फॉर्म में जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, जैसे लाहौर असेंबली बम कांड में कौन शामिल थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों जो है जो लाहौर में बम कांड हुआ था, ये कब हुआ था, 1929 को हुआ था और वो दिन था आपका 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में बम फेंका गया था। तो इन दोनों कैरेक्टर भगत सिंह साहब और बटुकेश्वर दत्त जो है शामिल थे लाहौर असेंबली बम कांड में। इसके अलावा काकोरी ट्रेन कांड होती है, जिसमें जो है अंग्रेजों की माल को लूटा गया था अपने जो है क्रांतिकारी मूवमेंट में लगाने के लिए है ना। तो ये आपका 1925 में हुआ था है ना। इसमें जो भाग लिए थे अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल साहब है ना, तो इन सबों जो है भाग लिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा वगैरह भगत सिंह साहब के साथ जुड़े हैं। नौजवान सभा भी भगत सिंह साहब के साथ जुड़े हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब भी भगत सिंह साहब ही लिखे हैं। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। भगत सिंह साहब को 1931 में 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये बात सब जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध उपन्यास Q&A के लेखक कौन है, Q&A के लेखक कौन है, तो ये है भैया विकास स्वरूप। ये जो है CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CGL में पूछा गया ये बुक है। देखिए जो बुक मैंने आपको लिस्ट दे दिया हूं उस लिस्ट में से मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा है ना, क्योंकि मैंने PDF भी दे दिया हूं तो बार बार क्यों बताना है ना। तो ये विकास स्वरूप ने लिखे हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है भैया, समीर सोनी है। मतलब समीर जो है, इनके अलावा ये सोनी नहीं है, सीनी है, समीर सीनी नाम है इनका, ठीक है। सोनी सरनेम नहीं है, सीनी है ना। तो ये लिखे हैं द बेंच है ना। कमायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद कमायनी। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी और लाल सलाम स्मृति ईरानी, दोनों कैबिनेट में हैं। एक तो प्रधानमंत्री ही हैं, आप जानते हैं मोदी साहब को कौन नहीं जानता। इनके अलावा वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह, भूतपूर्व कांग्रेसी नेता। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली, ठीक है। तो इन दोनों एनएफ वाला जो है एक ही जगह मिल गया तो रख लिया है ना। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। हाफ ए लाइफ BS नयपाल है ना। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ चेतन भगत है ना। चेतन भगत जो है 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। हाफ गर्लफ्रेंड है ना, ये भी चेतन ही भगत है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
संविधान में समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के बीच वर्णित है भैया? तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है राइट टू इक्वलिटी जो है दर्शाया गया है ना। इसमें अलग अलग का अलग अलग मीनिंग है। जैसे 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, 16 में अवसरों की समानता और 17 में जो है छुआछूत का अंत, 18 में जो है उपाधियों का अंत, 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, 20 में जो है सजा आदि के मामले में छूट, 21 जो है निजता का अधिकार, 22 जो है सजा आदि के मामले में छूट, 23 जो है आपका बलात् श्रम या मानव तस्करी पे रोक, 24 जो है बाल श्रम पर रोक, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित और 30 जो है 29 तो हो गया, 31 निष्क्रिय, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतने जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जिनके आर्टिकल मैंने बताया जो भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के बीच में है। यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है ना, इन्हें जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये सब कुछ मौलिक अधिकार के बारे में मैंने यहाँ पे सारे आर्टिकल को जो है मौखिक रूप से जो है आपको व्याख्या कर दिया हूँ। आई होप पहले से भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि अब तक अगर मेरा क्लास आप ले रहे हैं तो संविधान का आधा आर्टिकल तो याद हो जाना चाहिए। अगर जिनको आर्टिकल में अभी भी प्रॉब्लम है तो भैया आर्टिकल की वीडियो शायद डिस्क्रिप्शन में के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाए तो देख सकते हैं आप, है ना, टाइम है तो, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य में, है ना, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं? देखिए पिछली बार पूछा गया था कि किस नृत्य में सिर्फ महिला ही भाग लेते हैं। यहां मैंने रख लिया हूं कि किस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। तो भांगड़ा ये कहाँ का है? पंजाब का है। और जो छऊ नृत्य है ना, इसमें भी सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, भांगड़ा और छऊ में जो है सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। उसी प्रकार से जो गिद्धा है और जो घूमर है, घूमर किधर गया? घूमर है, तो इन दोनों में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेते हैं। बतुकम्मा जो तेलंगाना की त्योहार है ना, इसमें भी सिर्फ महिलाएं ही भाग लेते हैं, है ना। थॉमस कप और उबेर कप का नाम सुने हैं, है ना, थॉमस कप उबेर कप, है ना। तो उबेर कप जो है इसमें खाली महिलाएं यानी फीमेल ही भाग लेती है और थॉमस कप में खाली मेल ही भाग लेती है। दोनों बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, ध्यान रखेंगे। थॉमस कप के विजेता हम बने थे भाई, भारत, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पिछली वाली, है ना, इंडोनेशिया को हरा के, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनसे मिलता जुलता टर्म आ गया तो बता दिया, बिकॉज ये मतलब अन्यथा ये तो खेल से संबंधित है, यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं था, फिर भी मैं बता दिया क्योंकि मुझे जो याद आता जाता है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना मैं जानता हूँ लगभग आप उतना जरूर जाने, है ना। निम्नलिखित में से तो बता ही दिया भाई कि खाली मेल ही भाग लेते हैं। ये भांगड़ा और छऊ है, तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का हो जाएगा। और छऊ कहाँ का हो जाएगा? तो ये बेसिकली झारखंड में भी होता है, ओडिशा में भी होता है और आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है छऊ, है ना। तो इन तीनों जगह का नाम रखिएगा याद, है ना। इसके अलावा भांगड़ा पंजाब बता दिया, है ना। अच्छा, एक बार आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भांगड़ा नृत्य है ये किस वर्ड से लिया गया है? किस वर्ड से लिया गया है? किस वर्ड से लिया गया है इस नृत्य को? इसके नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका हेम्प दिया गया था, हेम्प, है ना। तो ये हेम्प से लिया गया है, भांग शब्द से लिया गया है भांगड़ा नृत्य का नाम, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। गिंदा जो है पंजाब में लेडीज करती है ना। घूमर जो है गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे राजस्थान में लेडीजों के द्वारा एक वृत्ताकार चक्कर में की जाने वाली नृत्य है। तेलंगाना में बतुकम्मा महोत्सव होता है, ये कितने दिन तक होता है कोई बताएगा? तो ये 9 दिन तक होता है भाई बतुकम्मा, ठीक है। 9 दिन तक होने वाली ये त्योहार है। इसमें जो है गौरी की पूजा होती है, माँ पार्वती की पूजा होती है। ये तेलंगाना के अंदर होती है। तेलंगाना के अंदर एक बोनालू महोत्सव भी होता है ना। तो ये बात भी ध्यान, लेकिन बोनालू में जो है माता काली की पूजा होती है और जो बतुकम्मा है इसमें गौरी की पूजा होती है। और बतुकम्मा को जो है ना फूलों की त्योहार भी कहा जाता है जी, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार। तो ये बतुकम्मा के बारे में थोड़ा सा, और किस में महिला किस में पुरुष भाग लेती है ये मैं बता दिया। इसके अलावा जो भांगड़ा है ना ये हेम्प शब्द से लिया गया है इसका नाम। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? एस्ट्रॉयड, है ना। तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है चक्कर लगाने का करता है काम।
मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, ग्रहों की टोटल नंबर कितने हैं? तो भाई 8 हैं। इसके अलावा जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है ये आपका बुध, मरकरी और शुक्र जो है वीनस है ना। सबसे बड़ा जो आपका प्लेनेट है ये आपका जुपिटर है और सबसे छोटा प्लेनेट जो है ये आपका मरकरी है। सबसे अधिक सैटेलाइट वाला प्लेनेट जो है ये भी जुपिटर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पहले शनि के पास चला गया था मामला, लेकिन फिर से जो है सवेरे का भूला और शाम को घर आया, तो उसे भटका नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत है ना। तो उसी प्रकार से फिर से जो है बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा सैटेलाइट हो गया है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? भैया केपलर ने दिया है। कौन? केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम जो है दिया है। ठीक है, इसके अलावा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह, ये पृथ्वी की बहन, ये सब क्या है? तो ये जो है आपका वीनस ही है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपने अक्ष पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है ना। तो मतलब सूर्य की, तो सूर्य की सबसे फास्ट चक्कर जो है बुध लगाते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। इस हिसाब से जो वरुण है वो सबसे दूर है, तो सूर्य की चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय जो है वरुण को लगेगा। ठीक है, पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से 5वीं ग्रह है और ग्रहों का क्रम मैंने आपको बता दिया था कि सूर्य के सबसे नजदीक जो है उसका सबसे छोटा लड़का बुध रहता है ना। उसके बाद मंगल आ जाता है, माफ कीजिएगा, बुध के बाद शुक्र आ जाता है। अब 3 नंबर पे पृथ्वी आ जाता है और इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है ना। तो रविवार आता है क्या? तो नहीं। सोमवार आता है तो नहीं। मंगल आता है तो मंगल लिख देना है। फिर बुध तो आता है, लेकिन आपने बुध पहले ही ले लिया है, पहले नंबर पे अपने पिताजी के पास बैठा है, यानी सूर्य के पास बैठा है, तो बुध की पत्ता कट, तो बुध के बाद क्या आएगा? बृहस्पति लिखना है। फिर शुक्र लिखना चाहिए, लेकिन शुक्र तो आप पहले ही ले लिए हैं, तो हम शनि लिखेंगे, फिर अरुण वरुण लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको 8 ग्रहों का क्रम जो है लिखा जाएगा इजी वे में। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, कोई मतलब नहीं कि कौन निर्वाचित है कौन जो है मनोनीत है, सभी भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से, अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। वैसे 52 से लेकर 61 तक जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है लगातार, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पद की बात कर रहा हूँ, जिसमें 61 पे आपका महाभियोग है, जो लास्ट है महाभियोग है, और इसको मैंने पकानी कोका दियो दसम में बैठाने के लिए बोला हूँ। पकानी कोका दुयो दसम, इसमें एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है जी। जैसे लास्ट का मैं ले लूं मौसो प, है ना, तो दसम में क्या हो जाएगा? लास्ट में मौ, तो मौ का महाभियोग मतलब 61। 60 नंबर पे क्या आ जाएगा? 100 से शपथ, 2 से दिशा, दोबारा नियुक्ति, दिशा निर्देश, सही है। इसके अलावा जो आपका 52 है पद है, का से कार्यपालिका का प्रधान है, नी से जो है निर्वाचन, है ना। तो ये सब जो है आपके राष्ट्रपति से संबंधित है ना। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल आर्टिकल जैसे आपके 72 ये राष्ट्रपति के क्षमादान से है, 1, 2, 3 अध्यादेश से है, 108 लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं उनसे है, 280 वित्त आयोग के गठन से है, 76 अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से है। तो ये सब कुछ राष्ट्रपति साहब से संबंधित जो है आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है ना। तो पुरुष एकल में मलेशियन ओपन 2022 बैडमिंटन के विक्टर एक्सलेशन है और महिला में यामा अमागुची, इस प्रकार से नाम है, अकाने यामागुची जो है ये महिला में विजेता है आपके बैडमिंटन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 में। पुरुष में कौन विजेता है? विक्टर एक्सलेशन। ठीक है, देखिए सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता पीवी सिंधु है, डायमंड लीग 2022 के विजेता नीरज चोपड़ा है, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स बस्टापेन है। अब ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है जानते हैं ना, फार्मूला 1 रेस वाला। इसके अलावा आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता, आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत है, इंग्लैंड उप विजेता थे, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है। WPL 2023 के विजेता मुंबई इंडियंस है ना। WPL वुमेन वाला प्रीमियर लीग पहली बार हुआ, पहली बार मुंबई इंडियंस जीता। IPL 2023 के विजेता भी अब शामिल हो गए इस एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो चेन्नई सुपर किंग्स है। ये किन्हें हराया था? तो ये आपका हार्दिक पांड्या को, जीटी को हराया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से पर्पल कैप और ऑरेंज कैप जरूर ध्यान रखें। पर्पल कैप जो है आपको मिला था समी को, और ऑरेंज कैप जो मिला है ये आपको शुभमन गिल को मिला है, दोनों जीटी के ही है भाई, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा क्या है। तो देखिए हिमालय की जो है विस्तृत नदियों के आधार पे या फिर उनके नाम के आधार पे, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय,
है ना, शिवालिक, इसके आधार पे बता चुका हूँ, नदियों के आधार पे भी 4 पार्ट में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आज क्वेश्चन रखा हूँ कि पूर्वी और पश्चिमी पार्ट जो है इनके सीमा कह सकते हैं आप भारत में, तो इसे कौन से जो है किस चीज से इंडिकेट करेंगे? तो नंगा पर्वत जो है ये भारत के सबसे पश्चिमी हिमालय का पार्ट है, और नामचा बरवा ये भारत में जो है सबसे पूर्वी हिमालय का भाग है। तो ये दोनों बात डायरेक्ट रूप से ध्यान रखें। बाद में कि हिमालय क्या है, बलित पर्वत का उदाहरण है, सबसे ऊंची पीक रखता है माउंट एवरेस्ट, है ना। ये किसके निर्माण से हुआ है? तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो है इनका निर्माण हुआ है। जहां पर हिमालय था पहले वहां क्या था? तेथिस सागर थे, है ना। भारत का जो है किस लैंड का हिस्सा है भारत? तो मैंने बताया था भाई ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद की ये सब कहानी है, ठीक है। तो ये सब जो है हिमालय के बारे में पहले ही बता रखा हूं, इसके विभाजन, इनके नामकरण सब बता दिया हूं। चलते हैं आगे। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो भाई दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028, और ये सबसे पुरानी वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। इसके अलावा दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? 200 करोड़ बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी गई है कि किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो दशराज युद्ध जो है ये रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, 10 राजा और सुदास के बीच में, है ना। इसके अलावा एक हाइडेस्पीज का युद्ध आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडेस्पीज को आप झेलम का ये बिस्तता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिस्तता नदी या जिसकी आधुनिक नाम झेलम नदी है, इसी के किनारे लड़ा गया था। इसके अलावा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, अच्छा हाइडेस्पीज का जो युद्ध है ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध होती है जो नर्मदा नदी के तट पे होती है। तो इन तीनों नदियों को रिलेट करके जो युद्ध वाला क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखें। मैं पहले भी बता चुका हूं HCM के दौरान। अच्छा, जो HCM के लिए वीडियो के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि जो भी HCM के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हाल फिलहाल के अंदर, और मैंने पढ़ा रखा है एनालिसिस में, अगर PDF मिल जाता है तो मैं मास्टर वीडियो जरूर लेकर के आ जाऊंगा 2-3-4 घंटा का, ठीक है। इसके अलावा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो भैया सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम ये काफी मुलायम धातु होती है। सोडियम के अलावा आप पोटेशियम को भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम को भी काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। ये धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है, इनके नमनीय गुण मतलब नरमता वाला कोमल होने के कारण, राइट। धातु के गुणों में जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज जो होती है धातु में, मतलब ये प्रॉपर्टीज में सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है नमनीय होती है। नमनीय मतलब जो है जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक नमनीय धातु कौन सा है, तो ऑप्शन में अगर सोना हो तो सोना को जो है टिक कर लेते हैं। तो आप समझ जाइए इसे क्या कर सकते हैं नमनीय को, है ना। जैसे 2 ग्राम सोना खरीदिए और सोना का चेन बना लीजिए, है ना। तो नमनीय होती है इसके अंदर, है ना, नमनीय, इलास्टिसिटी वाली गुण कह सकते हैं, है ना, नमनीय। इसके अलावा जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं ना, इसमें भंगूर होते हैं, भंगूर, है ना, ये खिंचाता हो जाता नहीं है, टूट जाता है। इसके अलावा धातु में सबसे अधिक विद्युत की जो सुचालक होते हैं, जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, ये आपका चांदी है, अर्जेंटम है ना। टंगस्टन धातु का जो गलनांक है ना, ये बहुत ही हाई होते हैं, लगभग 3500 डिग्री C से भी अधिक होते हैं, इसीलिए बल्ब की फिलामेंट बनती है इनसे। इसके अलावा टाइटेनियम धातु को ना रणनीतिक धातु कहा जाता है। ये युद्ध वगैरह के जो पार्ट होते हैं इसके द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के द्वारा प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।